देख लेता हूँ ना। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यार टास्क, हाँ ठीक है, तो आप लोगों को टेलनेट पे टेलनेट के साथ आपको वो बाइनरी टीमक्स की जो बाइनरी थी वो सेटअप करनी थी आप लोगों को। टाइम नहीं मिला अभी भी, बाहर फोन से ज्वाइन। ओके कोई बात नहीं, हार्दिक पढ़ रहा हूँ थोड़ा इसलिए नहीं कर पाया। हाँ ये कॉलेज वाला रीजन तो चलो ठीक है, चल सकता है, क्योंकि मैं भी कॉलेज में, मेरे को मालूम, थर्ड ईयर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम की, टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप एक काम कीजिएगा, ये टास्क तो रख ही लीजिए, मतलब अगली बार जब भी क्लासेस हो तब तक कंप्लीट कर दीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा डिस्कशन ग्रुप में। बाकी आगे फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, बट जस्ट आपको ना टाइम नहीं मिला है, तो मेरे लाइन है कि वो तो क्या चीज होती है, बट तो ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी आपको टाइम का इशू है, ठीक है, कोई बात नहीं विकास। ये तो आप तो पहली बार देखे हो यहाँ पे, पर चलो कोई बात नहीं। मैंने सुबह ना आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, कि क्या चीज होती है। जैसे क्लासेज होती है ना आपकी, वैसे आप सी के अंदर किस तरह से के क्लासेस को छोड़ करके किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हो सी के अंदर ना, वो स्ट्रक्ट कीवर्ड है ना, वो चीज बताई थी मैंने आपको, अगर आपने सुबह वाली क्लास ज्वाइन की थी। तो थोड़ा सा ना वहाँ पे थोड़ी सी चीज और रहेगी आपकी, छोटी सी चीज और रहेगी, क्योंकि जब हम स्ट्रक्ट की बात करते हैं ना सी के अंदर, तो एक और चीज आती है आपकी जिसको बोलते हैं यूनियन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है स्ट्रक्ट जितना, बट इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको देखने को मिल सकता है सोर्स कोड के अंदर, ठीक है। तो जरा मैं टर्मिनल पे जाता हूँ वापस से। यहाँ पे लूप्स के अंदर चले जाते हैं जो सुबह बनाई थी हम लोगों ने डायरेक्ट, और इसके अंदर कोड डॉट सी को ही खोल लेते हैं, ठीक है। कोड डॉट सी को मैंने खोला, यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बना हुआ है, एक और चीज बनाते हैं, एक टाइप का, एक स्ट्रक्चर टाइप का, एक दूसरा क्या बोलेंगे, एंटिटी रहती है आपकी यहाँ पे सी के अंदर, है ना, स्ट्रक्चर टाइप की। तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन, UNION, उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन। सर फोन बढ़ा सकते हो थोड़ा। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, मैं भूल गया था। तो एक स्ट्रक्ट के जैसे ही आपकी एक एंटिटी रहती है दूसरी, जिसको बोलते हैं यूनियन। छोटा सा इन दोनों में डिफरेंस है एक, जब हम लोग यूनियन के यूज करते हैं ना, तब हमारे जो स्टोरेज रहता है, जो हमारा मेमोरी रहता है, उसका बहुत ज्यादा सेव होता है वो मेमोरी, बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग मेमोरी जब हमको हमारे पास जब कमी कमी है ना हमारे पास मेमोरी की, या फिर हमको बचत करनी है मेमोरी की, तब हम लोग यूनियन के यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक जैसे वैसा जो बताऊं, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने आज तक इसका रियल लाइफ में कभी मैंने खुद ने तो यूज नहीं किया, बट देखे हैं मैंने इसके। बट एग्जांपल के तौर पे मैं समझा सकता हूँ, जैसे ना समझो कि आप कोई ना वो बना रहे हो, एक एक नेटवर्किंग एप्लीकेशन बना रहे हो, है ना, सी 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 के अंदर। अब क्या करते हो आप कि यूजर डिफाइन करता है कि जो सॉकेट एड्रेस बनेगा वो IPv6 वाला बनेगा या फिर IPv4 वाला बनेगा। सॉकेट एड्रेस बताया था ना मैंने आप लोगों को, सॉकेट एड्रेस क्या रहता है ना? हम या तो हम लिख सकते हैं कि 0.0.0.0 और कॉलन जो भी पोर्ट हम देना चाहते हैं, जैसे 9090 है ना, या फिर 1234, ये पोर्ट हम दे रहे हैं, तो ये IPv4 वाला सॉकेट एड्रेस है। और एक सॉकेट एड्रेस ऐसा हो सकता है ना कि IPv6 वाला, कि उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि कॉलन कॉलन जितने भी रहते हैं उसके अंदर 48 बिट्स का रहता है वो, ठीक है। और 48 बिट्स हो जाएंगी आपकी, जैसे FF और भी रहता है यहाँ पे FF, ऐसा कुछ रहता है आपका, और उसके बाद कॉलन लगा करके पोर्ट 1234, हो सकता है ये एड्रेस हो आपके पास। ऐसे मेरे को यहाँ पे 00 लिखना चाहिए, बट कोई बात नहीं, FF और ये वाला कोई IPv6 का आपके पास एड्रेस है। तो यूजर क्या क्या बोल रहा है ना प्रोग्राम से,
कि या तो तुम IPv4 का चालू करो सॉकेट एड्रेस या फिर IPv6 का चालू करो। अब IPv4 के अंदर ये जो एड्रेस बनेगा ये छोटा है, इसके जो बिट्स रहते हैं IPv4 के 8 की बिट्स, आपकी 8 का ये 8 का ये 8 का ये 32 का रहता है ना, 32 बिट्स का ये। और ये इसके पोर्ट का भी कोई ना कोई साइज होता है, शायद इंटीजर 4 बाइट्स का रहता है 65535 शायद, या फिर 2 बाइट्स का रहता है। ठीक है, तो 2 बाइट्स यानी 2 into 8 16 बिट्स, 16 बिट्स प्लस आपकी 32 बिट्स कितना होता है 16 प्लस 32 32, तो आपके 48 बिट्स का तो ये हो गया, ये एड्रेस हो गया। मतलब ये छोटा होगा किससे, इससे IPv6 से कुल मिला के। ठीक है, IPv6 से छोटा रहेगा। बट क्या है ना कि आपको दोनों स्पेसिफाई नहीं कर सकते एक प्रोग्राम के अंदर, मान के चलो। तो आप एक ही पे लिसन करना चाहते हो, एक ही सॉकेट एड्रेस क्रिएट करना चाह रहे हो। ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनियन के यूज कर सकते हैं और हम मेमोरी सेव कर सकते हैं। वो जब यूनियन बनेगा ना, जब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, तो जो हम लोग उसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं ना दो स्ट्रक्चर्स, एक IPv4 का और IPv6 का, तो अगर हम लोग IPv4 यूज करते हैं ना तो उसको उतनी ही मेमोरी मिलेगी IPv4 जितनी, IPv6 की मेमोरी नहीं लेगा वो। और IPv6 जब हम डिफाइन कर रहे हैं ना, तो IPv4 की जो मेमोरी रहेगी वो खाली रहेगी, IPv4 को मेमोरी नहीं देगा वो, IPv4 की सॉकेट एड्रेस के लिए मेमोरी नहीं बचेगी उसके पास। ठीक है, मैं जरा इसको और अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पूरा सॉकेट एड्रेस नहीं लेंगे, ऐसे लिख देते हैं बस कुछ भी, ऐसे जैसे जोकर यूनियन, जोकर नाम का एक यूनियन बनाते हैं, J कैपिटल कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे जिससे। और यहाँ पे लिखते हैं कि CHR ABC, नो ABC नहीं, IPv4। ठीक है, और इसको दे देते हैं कि 10 है ना, 10 बाइट्स का बना देते हैं। और IPv6 को बना देते हैं आपका 20 बाइट्स का। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। वैसे पता नहीं इसको शायद ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते, बट मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे इस टाइम, तो जो करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कि IPv4 और एक कर लेता है IPv6। अच्छा, इस तरह से नहीं कर सकते क्या? तो कोई नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। और इस कोड के अंदर ये जितना मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 कितनी लाइन्स है, 6 लाइन्स है ना, इसको मैं जरा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने कैसे किया ना विम के अंदर, मैं सबसे पहले नॉर्मल मोड के अंदर गया। नॉर्मल मोड के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ से लेके नीचे तक जितनी मेरे को लाइन्स डिलीट करनी है, उसमें जैसे यहाँ पे 6 लाइन्स है ना हमारी, ये 6 लाइन्स है ना, तो मेरे को मैं लिखूंगा 7, मतलब 1 प्लस एक 6 से एक एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसके बाद दबाऊंगा 6 लिखने के बाद, 6 प्रेस करने के बाद 2 बार D यानी डबल D स्मॉल में। ठीक है, तो उससे डिलीट हो जाएगा आपका। एक्चुअली कट होता है, इसके बाद हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं KP से, K लिखूंगा उसके बाद P लिखूंगा तो ये पेस्ट हो जाता है, और U से अंडू हो जाता है वापस से। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो इस तरह से कुछ, बट अभी तो शायद जरूरत पड़ेगी नहीं आपको इसकी इतनी, अगर विम के साथ अगर आप नहीं खेल रहे हो तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जरा देखते हैं किस तरह से क्रिएट करते हैं। पहले तो इसको IPv4 IP लिख देते हैं इसको, बस IP बना देते हैं, जरा देखते हैं। हाँ ठीक है, अभी तो काम कर रहा है। मैं लिखता हूँ IP डॉट, अच्छा STR NCPY, और यहाँ पे करते हैं IP डॉट IPv4, और इसके अंदर डाल देते हैं कि 0.0.0.0, ये डाल देते हैं 10 कैरेक्टर्स के अंदर आ जाएगा नहीं, हाँ आ जाएगा शायद, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 8 यानी 8, ये 8 कैरेक्टर्स है ना, 4 तो आपके ये 0 4 आपके डॉट, 2 3 4 1 2, ठीक है, अच्छा 3 डॉट्स हैं तो 7, 4 3 7। ठीक है, ये हम लिख देते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं हम लोग इसी को कि IP या तो परसेंटाइल S और IP डॉट IPv4 प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
इस साइड में आता हूँ, यहाँ पे जीसीसी से कंपाइल करता हूँ इस कोड को वापस से। देखो -o से आउटपुट ले रहा हूँ कोड बाइनरी के अंदर, और कोड डॉट सी सोर्स कोड है हमारे यहाँ पे, इसको कंपाइल करना है। डॉट स्लैश कोड को रन करते हैं, देखो क्या दिखा रहा है। अच्छा न्यू लाइन और देते हैं यहाँ पे, सही लगता है ना देखने में। ठीक है, कोड को हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद अपने को क्या मिलता है, IP 0.0.0.0 जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अच्छी बात है। चलो एक बार जरा IPv6 को भी हम लोग करके देखते हैं ना, प्रिंट क्या आता है। जहाँ तक कुछ आना तो नहीं चाहिए। अब इस टाइम पे क्या हुआ ना, इसने क्या किया कि जो मेमोरी ली यूनियन ने, जो मेमोरी ली जो यूनियन ने इसको मेमोरी दी जोकर नाम के स्ट्रक्चर को, और इसका जो ऑब्जेक्ट बना IP को, IP के अंदर जब हमने IPv4 को डिफाइन कर दिया ना, तो उतना ही मेमोरी मिला बस इसको, इस स्ट्रक्चर को, IP नाम के ऑब्जेक्ट को इतना ही मेमोरी मिला। कितना? 10 बाइट का। इससे 20 बाइट्स का नहीं मिलता, इसको 10 बाइट का वो मिला ऑब्जेक्ट। अब मान के चलो अच्छा, यूनियन के अंदर ना हमेशा एक ही चीज रह सकती है, या तो मैं IPv6 को डिफाइन करूं या फिर IPv4 को डिफाइन करूं, इतना ही रह सकता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक बारी ये IPv4 को मैंने लिख दिया यहाँ पे, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे वही HTRNCPY वापस से करता हूँ, और इसको ये एंड कर लिया मैंने, पेस्ट किया। ये मैंने यहाँ पे YY दबाया 2 बारी, जो पिंक हो गया था ने, तो इसका मतलब होता है कॉपी, और उसके बाद K प्रेस किया, उसके बाद P प्रेस किया, तो ये पेस्ट कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे IPv6 दे देता हूँ इस बारी। ठीक है, और ओके वेट अ मिनट, इसका वैसे ज्यादा कोई यूज है नहीं आपका, बट देख लेते हैं। चलो यहीं से उठा लेते हैं IP देखो INET6 ये उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसकी लेंथ है आपकी, लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो पाइथन का क्या यूज करें, इसकी लेंथ है 24। ठीक है, और यहाँ पे IPv6, अच्छा ठीक है, इसको फिर और बड़ा करना पड़ेगा अपने को। इसको कर देते हैं 30 का दे देते हैं इसको। सॉरी, ठीक है, वापस से कंपाइल करते हैं और यहाँ देखते हैं डॉट स्लैश कोड करके कि क्या आता है हमारे पास। IPv6 आता है। क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने IPv6 प्रिंट किया। बट अगर हम लोग यहाँ पे IPv4 प्रिंट करें तो वापस कंपाइल किया, वापस से रख किया, तब भी ये क्या दिखा रहा है अपने को? IPv6 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि यूनियन के अंदर हमेशा ना मेमोरी के अंदर कि एक ही आपका चीज रहेगा, या तो एक ही वेरिएबल का चीज रहेगा। यहाँ पे अगर कैरेक्टर एरे है तो वो कैरेक्टर ये वाला कैरेक्टर एरे ही रहेगा, 2 कैरेक्टर एरे तो ये वाला ही रहेगा या फिर ये वाला ही रहेगा, अगर हम बाद में डिफाइन कर दे रहे हैं तो उसे। जैसे बाद में कौन सा डिफाइन किया गया यहाँ पे? IPv6 डिफाइन किया गया, तो ये ऊपर वाले का कोई वैल्यू नहीं रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कुछ काम करता है। सच बताऊं तो मैंने खुद में रियल लाइफ में कभी देखा नहीं है, मतलब यूज किया नहीं है। देखा तो है, ऐसी बात ही देखा नहीं है, बट रियल लाइफ में मैंने कभी यूज किया नहीं है। बट काम आ सकता है आप लोगों के कभी। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए। ठीक है, बस ये मेमोरी सेव करने के लिए काम आता है। बैटरी भी खराब है, ओके कोई बात नहीं। पे देखो अच्छा, वैसे ये समझ में आ गया हो तो जरा यस बोल दो, क्योंकि फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ANSI के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बेस के अंदर आता है आपका, है ना। एक बार तो मैं जरा उसको सर्च करूंगा। ANSI होता है या ANSI, हाँ ANSI इनकोडिंग ही होता है आपका। ठीक है, is one of the format used in encoding Latin alphabet। ठीक है, अच्छी बात है। कलर इनकोड, इसका चीट शीट नहीं मिलेगा क्या मेरे को? शायद इसके अंदर मिल जाए। चलो है, देखो ये जितने भी आपको कलरफुल टेक्स्ट दिख रहे हैं ना, बेस के अंदर आता है। जो भी चीज आ रही है यहाँ पे, बेस का जो कंसेप्ट है उसके अंदर आता है। वैसे किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कर सकते हो।
क्या बोलते हैं, पाइथन के अंदर भी रन करेगा आपको, पार्ट सेल के अंदर भी रन करेगा आपका, ये विंडोज के अंदर जो कि है तो उसके अंदर भी रन करेगा ये चीज। बट अभी आप लिनक्स में हो और बेस के अंदर हो तो वो चीज देख लो, ZSS पे भी रन करता है वो। SH का नहीं मालूम है मेरे को, SH पे भी रन करेगा, हाँ कर जाएगा उस पे भी। बट अभी बेस पे देख लो, है ना, इस पे देख लो। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चीज हो सकती है, बट पहले ये सीख लो। देखो, एको के साथ हाइफन ई आता है, आप सबको मालूम है, ये क्या करता है, इवेलुएट करता है एक्सप्रेशन को। अब क्या एक्सप्रेशन सिर्फ /n /r/t ही होता है आपका, और भी तो एक्सप्रेशन होते होंगे आपके, है ना। तो वो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो जरा मैं यहाँ से एक एक्सप्रेशन कॉपी मार लेता हूँ यार, आसान वाला कहाँ गया आंसर को, ये तो वैसे वाले हैं, एक और होता है आपका, नहीं देखने को मिलेगा क्या, मैं भी भूल चुका हूँ उसका, /c 41M, रुकना जरा 2 मिनट जरा, एड 00M, ठीक है ठीक है, ओके रुको, तो क्या रहता है कि आपका एक /e करके एक एस्केप कैरेक्टर रहता है ना। और उसके बाद ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ये सेंटेंस बस उन्होंने डेवलपर्स ने बना दिया तो बना दिया, ठीक है, याद करना पड़ेगा। ये /e करके एक कैरेक्टर रहता है आपका, सिंगल कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा ये, जब हाइफन ई लगा देंगे तो हम लोग, है ना, हाइफन इसको क्या कर देगा, इवेल्युएट कर देगा। और ये /e के बाद एक ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला एक ओपनिंग ब्रैकेट वाला एक साइन दिया जाता है यहाँ पे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता है, ये साइन दिया जाता है आपका, और उसके बाद एक नंबर लिखा जाता है, नंबर बताता है आपका कि कौन सा कलर रहेगा, ठीक है। जैसे 41 है ना यहाँ पे, तो 41 रेड, और जैसे 42 कर दूंगा ना मैं, तो वो किसी और कलर को बताएगा, शायद मेरे ख्याल से ग्रीन रहता है वो, या फिर येलो रहता है। और उसके बाद हम लिखते हैं M42M, ये बस रहता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कोई वैसे याद करने की जरूरत है भी नहीं, यहाँ पे लिखा रहता है, चीट शीट रहती है, इसके अंदर ये चीज दी नहीं हुई है, इसमें अलग तरह से किया गया है, वो भी काम करता है, ये भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 42, उसके बाद लिखते हैं M, और उसके बाद कोई भी टेक्स्ट, जैसे M के बाद मेरे को लिखना है LUC के बाद THNDL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है मेरे को KING PING हाइफन लगा करके, तो ये पूरा एक कलर के अंदर आ जाएगा। और उस कलर को टर्मिनेट करने के लिए कहाँ से कहाँ तक वो कलर रहना चाहिए, वापस से /e लगाते हैं, उसके बाद वापस से ओपनिंग ब्रैकेट लगाते हैं स्क्वायर वाला, और उसके बाद लिखते हैं 00M, ये टर्मिनेटिंग कलर टर्मिनेट करने के लिए रहता है 00M, है ना, /e ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद 00 और M, ये आपका क्या बोलते हैं, टर्मिनेट करने के लिए रहता है कलर को। जैसे रेड कलर होता है ना आपका, रेड कलर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इस लकी थंडेल और किंग पिंग तक ही आना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ इससे। तो ये देखो, सॉरी ये रेड के लिए नहीं था, ये ग्रीन के लिए था, 42 कर दिया, 41 कर दूंगा तो ये रेड के लिए हो जाएगा। जिस किसी ने भी लूप का कंसेप्ट पढ़ा है, यहाँ पे मैं लूप लगा सकता हूँ, फॉर आई इन $, इस तरह से कमांड में चलाऊंगा, SEQ रहता है, जैसे रेंज होता है ना, रेंज आपका, इसमें SEQ होता है आपका। SEQ क्या करता है मैं बताता हूँ अभी, 1 से लेकर के मेरे को अगर सॉरी 41 से अगर मेरे को लूप चलाना है, कहाँ तक 50 तक चला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ, फिर लिखता हूँ 2 और 2, और उसका लिखता हूँ सेमीकोलन, इस कमांड को लिखने के बाद लिखता हूँ सेमीकोलन, उसका डन। एंड यहाँ पे 41 की जगह लिख देता हूँ मैं, कॉल कर देता हूँ $i, एंड वेट अ मिनट, हाँ यहाँ नहीं, $i, M के बाद $i, या फिर M से पहले रहता है, अच्छा M से पहले रहता है, तेरे को देखना पड़ेगा, $i। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, तो देखते हैं, मैंने सिंगल कोट्स के अंदर दिया था, ठीक है, मैंने सिंगल कोट्स के अंदर दिया, सिंगल कोट्स के अंदर आपको नहीं देना होता है, क्योंकि सिंगल कोट्स के अंदर अगर आप दोगे ना, तो ये जो डॉलर वाला जो एक्सप्रेशन रहता है ना, $i, वेरिएबल को जिस तरह से हम कॉल करते हैं, वो कॉल नहीं होता बेस के अंदर, ठीक है। तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर देते हैं। आप क्या दिक्कत है, अच्छा हाँ नहीं अभी तो सही होना चाहिए,
और क्या दिक्कत है? और आए चलाते हैं 41 42, ठीक है, जा रहा है अच्छे से। और स्लैश सी कर देते हैं, उसके बाद ये लगा देते हैं, एम कर देते हैं, ठीक है, जा रहा है। भी कर देते हैं, स्लैश सी वापस कर देते हैं, 0 0 एम कर देते हैं। लाओ कूल करते हैं। ऐसे मेरे को ऑटोमेशन करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, फिर भी पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है। 42, ओके, 43, ओके। देखो, अच्छा, इसके अंदर ये चीट शीट है, इसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है कि इन सारे एस्केप कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हो, 033 का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे आप, है ना। और सबसे सिंपल यही रहता है ना आपका, स्लैश ही करके, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे लूप दिया है इसने इस तरह से कुछ, ला करके लिखते हैं, ठीक है। सिंपल करते हैं, और देखो यहाँ से मैं हटाता हूँ इस कैरेक्टर को। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ COLR, और यहाँ से ये रेंज हटाता हूँ, ये रेंज, और 38, नो, और 38, यहाँ पे मैं देता हूँ कि 41 से 50 तक चाहिए मेरे को, और 38 को हटा कर यहाँ पे लिखता हूँ, एन को हटा देता हूँ यहाँ से, जैसे न्यू लाइन आ जाए। अच्छा सॉरी, मेरे ख्याल से SQ कमांड के अंदर कुछ दिक्कत है, वो एज ए स्ट्रिंग तो नहीं प्रिंट करता है इसको, वैसे इसका कंसेप्ट होना नहीं चाहिए इसके अंदर SQ। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ यहाँ पे, कॉपी प्रिंट कर रहा है, तो मैंने क्या गलती करी थी, इसको इस तरह से कॉल नहीं कर सकते क्या? ओके, ठीक है, इस तरह से कॉल नहीं कर सकते, शायद इस तरह से इंटीजर लेता है, ठीक है। देखो, तो लूप के साथ अगर हम इसके साथ काम करें, तो ये देखो सारे से कलर्स दिखा दिए मेरे को, कि सबसे पहला 41 जो है रेड है, 42 पे आपको ग्रीन है, और इसको और अच्छे से प्रिंट करना चाहे हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि $i और उसका रिजल्ट, कि 41 पे रेड कलर है, 42 पे ग्रीन, 43 पे एक कौन सा कलर है, जो भी कलर है, ऐसा कलर है और ऐसा कलर है, ठीक है। इस तरह से हम जा सकते हैं इसके अंदर। अभी इसमें ना बहुत सारे और कलर्स भी होते हैं आपके, जैसे इसने दिखाया हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो, ये इसने दिखाया हुआ, और इसके ना रेंजेस भी होती हैं आपकी, जैसे इसने क्या लिखा हुआ है, ये कोड, ये एको ई के साथ, इसमें देखो यहाँ पे 38 पे लिखा हुआ है, बट उसके बाद 5 स्पेसिफाई किया है, उसके बाद फिर 82 स्पेसिफाई किया है, और सेमी कॉलन से सेपरेटेड सेमी कॉलन से सेपरेटेड आपकी है, ठीक है। जरा इसको रन करके देखते हैं एक बारी, इस तरह से काम करता है। क्लियर किया मैंने, रन किया इसको, हेलो वर्ल्ड, देखो मेरे को कितना अच्छी तरह से दिखा रहा है, क्योंकि मेरी कलर स्कीम जो है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, मतलब कस्टमाइज्ड है ना, टॉय चेस्ट प्लस ड्रैकुला, दोनों का मिक्सचर है जो कलर स्कीम आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे ये एको करता हूँ, तो ये उसके अंदर को ऐसा कुछ दिखाता है आउटपुट। अब इन वेरिएबल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे
अच्छा इसने टर्मिनेट कहाँ किया है, टर्मिनेट नहीं किया है क्या इसमें, और चल कोई बात नहीं किया है तो काम तो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे 41 के अंदर वो चाहिए अपने को, रेंजेस चाहिए, तब वो भी करके दे रहा है। तो मैं 37 से लगा करके देखता हूँ इसको। ओके ठीक है, अच्छी बात है। ये ब्लिंक मोड भी इसने ऑन कर दिया। ब्लिंक मोड मेरे ख्याल से यहाँ पे 5 की मदद से आ रहा है। ओके, ज्यादा अच्छे से इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि 49 पे कौन सा कलर है, 40 पे ब्लैक कलर है आपका ना। यहाँ पे ये देखो ये बता रहा है। अगर हम बिल्कुल प्लेन कलर हम लोग यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 47 तक है। हम लोगों ने 50 तक लूप चलाया था ना, वहाँ पे नीचे 3 नहीं आ रहे थे ना, तो 48 नहीं आ रहा था, 48 का नहीं आ रहा, 49 का नहीं आ रहा था और 50 का नहीं आ रहा था। वो 3 कलर के नहीं आ रहे थे ना, तो इसलिए नहीं आ रहे थे, बिकॉज 47 तक ही है। लाइट ग्रे कलर है 40 का, 47 का। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे को एक तो लाइट रेड और एक लाइट रेड एंड लाइट ब्लू, यानी 101 एंड 103 ऐड करना है। किसमें ऐड करना है? लकी थंबनेल के अंदर। लकी के अंदर रेड और थंबनेल के अंदर। तो मैं लिखूंगा एको हाइफन ई और डबल कोट्स दूंगा। डबल कोट्स में लिखूंगा स्लैश ई, बैक स्लैश ई। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट स्क्वायर वाला, और यहाँ पे 101 लिखूंगा और उसके बाद लिखूंगा एम, उसके बाद LUCKY। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा इस कलर को, स्लैश ई 00 है, और उसके बाद एक स्पेस दूंगा, है ना। स्पेस का तो कोई कलर नहीं होना चाहिए, तो टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद कोई स्पेस का कोई कलर नहीं होना चाहिए। अब स्पेस के बाद मेरे को कलर चाहिए कैसा, येलो। तो मैं बैक स्लैश ई लिखूंगा और उसके बाद 103 लिखूंगा फॉर येलो, लाइट कलर चाहिए। और उसको लिखूंगा एम और यहाँ पे लिखूंगा THNDEL, और उसके बाद वापस से इसको टर्मिनेट कर दूंगा। टर्मिनेट करना जरूरी समझ लो आप लोग, पता है वो क्यों नहीं कर रहे। तो देखो इस तरह से मेरे को कुछ आउटपुट आ गया, लाइट रेड में और लाइट येलो में, लकी थंबनेल। और ऐसे ही कुछ आपके ये काम करते हैं। ये जो क्या है ना यहाँ पे, ऐसे ही नीचे जो कलरफुल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज आपकी कोई ये GUI एप्लीकेशन नहीं है टर्मिनल जो आपके पास है, इसी तरह से इनकोडिंग पे काम करती है ये। जैसे वो इंटरसेप्ट कर लेता है टर्मिनल आपका, UTF इनकोडिंग जिस तरह, सॉरी ANSI इनकोडिंग जिस तरह से कर लेता है, वो इंटरसेप्ट कर लेता है, वैसे दिखा देता है आपको, शो करके देता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ करते हो। और भी इसके अंदर अगर मेरे पास हो यहाँ पे, तो कुछ ने लिखा भी हुआ है कि कलर नंबर 256 इज ओनली सपोर्टेड बाय VT, जो कि जीनो टर्मिनल के अंदर होगा, XFCE के अंदर होगा, और शायद मेरी टर्मिनल जो टिलेक्स है उसके अंदर भी है। बाकी जितने भी छोटे मोटे टर्मिनल उसके अंदर 88 कलर्स ही रहते हैं आपके। और इसने बोला है कि रन 256 कलर्स एसेज, अगर मेरे को रन करना है ना, क्या बोलते हैं, 256 जितने भी कलर्स हैं उनको 88 कलर्स वाले टर्मिनल के अंदर रन करना है, जैसे कि RXVT। ठीक है, अब मेरे को मालूम नहीं कि कौन से 88 कलर्स वाले टर्मिनल्स हैं हमारे पास, क्योंकि जहां तक है अभी तो काफी अच्छे खासे टर्मिनल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो काली के अंदर तो हम अपने जितनी भी 256 वाले टर्मिनल्स ही है, 256 कलर्स शो करता है अपने को यहाँ पे। देखो इसने दिखाया भी हुआ है यहाँ पे कि 1 से लेकर के 256। ठीक है, ये सारे कलर के रेंजेस है हमारे पास टर्मिनल के अंदर, इन्हीं में से सेलेक्ट किया जाता है। इसी से जो बन रहा है ना, ये जितना भी टर्मिनल बन रहा है हमारा, इन्हीं कलर्स को लेकर के बन रहा है। ठीक, और देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से किसी अच्छा हाँ ये चीज है, किस तरह से किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है अपने को। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। ओके ठीक है, इसको चला करके देखते हैं एक बारी। और इसको टर्मिनेट नहीं किया ना हम लोगों ने, मेरे को लगा था ना टर्मिनेट करना जरूरी है इसलिए, तो यहाँ पे इसने मेरे को यहाँ पे भी दे दिया ये। तो मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ जरा। ठीक है, तो टर्मिनेट किया तो इसी के अंदर दिखा मेरे को, और इसको जरा मैं चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना यहाँ पे 1 सेमीकोलन के बाद जो दूसरी रेंज हमने लगाई है, इसके बाद 1 पे लिखा, मेरे को रेड कलर में मेरे को ब्लिंक करवाना है, तो मैं रेड कलर में ब्लिंक करवा सकता हूँ। मेरे को लाइट रेड कलर में ब्लिंक करवाना है, तो मैं लाइट रेड कलर के अंदर ब्लिंक करवा सकता हूँ। और रिबन पे क्या होता है, रिबन कुछ होता है, ओके कुछ ऐसा हो जाता है। अलग अलग आप चेक कर सकते हो, तो आप लूप भी लगा सकते हो। ये इटैलिक में चला गया, ये जो आया ना अभी लास्ट, ये इटैलिक में चला गया। 5 पे देख लिया, 6 पे भी यही है, 7। ओके कुछ इस तरह से इसका आउटपुट है। ठीक है,
ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह से कुछ कर रहा हूँ, चलो ठीक है छोड़ो, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर करके देख सकते हो कि आपको कैसा, जैसा भी आपको आउटपुट चाहिए हो। बाकी आपके पास चीट शीट रहती है यहाँ पे, बस मैंने थोड़ा सा बता दिया। अच्छा ठीक है, इसमें टर्मिनल की वो भी बता दिया कि किसके अंदर क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती है। 256 कलर्स है कि नहीं इसके अंदर, जैसे ए टर्म नाम का टर्मिनल है हमारे पास, इसके अंदर 256 कलर्स नहीं है, ओनली 8 कलर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब एक और बात है। और ऐसा कौन सा टर्मिनल है जिसके अंदर VTE टर्मिनल है, जिसके अंदर सारे ओके हैं ये, यानी बोल्ड भी हो सकता है, डिम भी हो सकता है, अंडरलाइन भी हो सकता है, ब्लिंक भी हो सकता है, इन्वर्ट भी कर सकते हैं, हिडन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज फंक्शनैलिटी इसके अंदर है आपकी। जरा इसको मैं जरा खोल के देख लूँ क्या चीज है ये VTE टर्मिनल। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, जीनोम ने बनाया है। ठीक है, और 256 कलर्स की स्क्रिप्ट है ये आपकी। दिस प्रोग्राम इज फॉलोइंग टू, ओके ठीक है। अगर मेरे को सारे के सारे कलर्स मेरे को प्रिंट करवाना है तो ये स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे चला सकता हूँ। एनव्यू करता हूँ 256.sh लिख करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं यहाँ पे जरा सेट पेस्ट, उसके बाद इसको पेस्ट करता हूँ, अभी भी नहीं, अभी ठीक है। और यहाँ पे ये कर देता हूँ। ठीक है, तो जरा मैं सेव करता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ बैश से, बैश 256.sh। तो ये मेरे को शो कर चाहिए जितने भी कलर्स हैं हमारे पास, बैकग्राउंड और फॉर बैकग्राउंड वाले कलर्स। ठीक है, काफी पत्ते लग रहे हैं वैसे देखने में, बट इस तरह से अगर हम कुछ बनाते हैं इसका अच्छा तो ऐसा आउटपुट दिखता है। अब इसके दो तीन ना एग्जांपल्स देखते हैं। ये वैसे सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। पाइथन पाइथन के अंदर भी देख लो जरा इसको, पाइथन 3 के अंदर भी देख लो। अगर मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ यहाँ पे, अगर पाइथन यूज कर रहा हूँ ना, तो ये शायद /e नहीं काम करेगा हमारे यहाँ पे, जहां तक है वो, जब तक बेस पे नहीं आ जाएगा नहीं तब तक नहीं काम करेगा। जैसे अगर प्रिंट एफ हमारा कहाँ प्रिंट करता है, बेस पे प्रिंट करता है ना कभी कभार, जब हम पाइथन से रन करते हैं किसी स्क्रिप्ट को, तब अगर वो बेस पे आउटपुट दे रहा है तब तो बेस उसको इंटरप्रेट कर लेगा उस कैरेक्टर को /e को, नहीं तो ये नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं आप लिखता हूँ प्रिंट एफ, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। रेड आना चाहिए और इसको टर्मिनेट कर देते हैं 00M से /e। हाँ ठीक है, मेरे को लगा नहीं था। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, /u003 होता है शायद, वो पता नहीं मेरे को, जरा देखते हैं करके। स्लैश, ओके यहाँ से देखते हैं, /u001b1m 001b1m, और ऊपर देखते हैं। हाँ ठीक है, /u001 या फिर 41p कर देता है। मेरे ख्याल इस तरह से बैकग्राउंड रेड ये रहेगा। तो मैं जरा यहाँ से उठा करके इसको चेंज करके ये लिख देता हूँ कि /u001b और उसके 41m। ठीक है, /u001b और उसके बाद टर्मिनेट करने के लिए, रीसेट करने के लिए इसको ये दे देता हूँ /u001b और उसके बाद 0m ब्रैकेट लगा कर, ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, तब ये पाइथन में इस तरह से मेरे को शो कर देता है। सिंपल है, कोई ज्यादा कोई चीज बड़ी चीज नहीं। ठीक है, ये तो आपकी चीट शीट हो गई पाइथन के लिए, और ये वाली चीट शीट हो गई आपकी बेस के लिए। दोनों में शेयर कर दूंगा या फिर कर देता हूं यहाँ पे। तो ये एंड दिस, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अपने से आप ट्राई करके देख सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग यूज करना है तो। ठीक है, कुछ लोगों को ऑलरेडी मालूम हो, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, उन लोगों ने अच्छी नई चीज सीख लिया आज, थोड़ी फन की चीज है। इतना अगर समझ में आ गया, अच्छा इसका जरा वो देख लेते हैं। अगर इतना अगर समझ में आ गया हो आप लोगों को, तो मैं इसके थोड़े से एग्जांपल्स दिखा दूं आप लोगों को कि क्या क्या चीजें बन सकती हैं इसी को लेकर के।
ANSI वाला कुछ कंसेप्ट है हमारे पास, इसको लेकर के, और क्या क्या ANSI वाला कंसेप्ट है, इसको लेकर के क्या क्या चीज बन सकती है। अगर आ गया हो तो प्लीज यस लिख दो जल्दी से, तो एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक, देखो कभी ये चीज देखी आपने, न्यान कैट? अच्छा इसके अंदर है नहीं क्या, चलो इंस्टॉल कर लेते हैं। NYANCAT। एक तो ये लाइट को बार बार रीस्टार्ट करने का बोल रहा है, मैंने बहुत टाइम हो गया मैंने ये रीस्टार्ट नहीं किया लैपटॉप अपना। ठीक है, देखो न्यान कैट करके एक आपका कह लो कि एक फन कमांड है, इसको मैंने इंस्टॉल किया ऐप से। ठीक है, ऐप इंस्टॉल न्यान कैट ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद इसको रन करता हूँ मैं। इंस्टॉल करने के बाद NYAN कैट, ये देखो लिटरली एक बिल्ली ऐसा रेनबो बनाते हुए कुछ, रिया रेनबो या फिर LGBT का फ्लैग है मालूम नहीं मेरे को, ऐसा कुछ आगे बढ़ती जा रही है और ये बबल्स भी चल रहे हैं। तो ये किसकी मदद से पॉसिबल हो पा रहा है हमारा? ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ये आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, और क्या कर सकते हो आप इससे। काफी फन चीज है। मैंने एक ना ये ये नहीं है शायद, यही है एक, ये गेटअप रेपो निकाली, काफी अच्छी चीज है, बताता हूँ आपको इसके बारे में। बट मैं जरा वो चीज ढूंढूं जो मैं ढूंढने आया हूँ यहाँ पे। ये देखो, जैसे ये parrot.live करके एक होस्ट है हमारे पास। अगर मैं इसको कर्ल करता हूँ ना parrot.live को, तो parrot.live करके एक डोमेन है, इसको कर्ल करता हूँ मैं, यानी HTTP रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो देखो रेस्पॉन्स में क्या देती है, एक पैरट जो कि मीम वाला ये पैरट है ना, इसमें ऐसे वो घूमता है ना, तो ये वो दिखाई दे रहा है अपने को। तो ये किसकी मदद से पॉसिबल हो पा रहा है? आपका ANSI इनकोडिंग की मदद से। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्या बोलते हैं, कितना आप क्रिएटिव हो, कितना मतलब आप झेल सकते हो। क्योंकि देखो इसको बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगेगी, दुनिया भर के लूप्स और उसका कंसेप्ट लगा होगा, जो कि मेरी समझ से तो पार ही है, मैं इतना मेहनत नहीं करने वाला। और ये देखो ये कर, अच्छा शायद इसमें भी कुछ है, देखते हैं इसमें ANSI इनकोडिंग नहीं लग रही है, कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ इस तरह से कुछ काम होता है। अच्छा न्यान का डिस्प्ले भी है, आप HTTP रिक्वेस्ट न्यान कैट की कर सकते हो, बट ये विदाउट ANSI इनकोडिंग की चल रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने दो एग्जांपल देखे अच्छे खासे, इस तरह से आप कर सकते हो चीजों को रन ANSI इनकोडिंग की मदद से। ठीक है, इसको भी जरा कनेक्ट करके देख लेते हैं। वैसे टेलनेट मेरे इस पे बैंड है, 23 जो पोर्ट है मेरे चेले का जो नेटवर्क है उस पर बैंड है, उसको मैं नहीं कर सकता कनेक्ट। इस रिपो को अगर मैं आपको बताऊं, ये काफी अच्छी रिपो है। देखो जैसे अगर मेरे को ना मेरी IP चाहिए कर्ल की मदद से, तो मैं कर्ल करूंगा ifconfig.me को, तो इसने मेरे को अपनी मेरी IP दे दी, समझ रहे हो। और जैसे मेरे को IP की IP का जियो लोकेशन चाहिए, मैंने अभी देखा था जस्ट अभी। ये देखो जैसे मेरे को IP का जियो लोकेशन चाहिए, तो मैं कर्ल करूंगा कर्ल ipinfo.io और इसके बाद /IP। ठीक है, तो मेरे को कर्ल ipinfo.io / जो भी IP मेरे को देनी है, इसने मेरे को IP मैंने इसको दी, तो इसने मेरे को जेसन में रिजल्ट दिया कि जो IP है सिटी मथुरा के अंदर एग्जिस्ट करती, रीजन उत्तर प्रदेश और कंट्री इंडिया, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे को दे दी, लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? JLU यूनिवर्सिटी। पोस्टल कोड दे दिया इसने, टाइम जोन दे दिया और सारी चीजें दे दी इसने। ठीक है, मेरे को अगर वेदर करना है इससे पता, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जहाँ तक है वेदर के लिए कहाँ है, TTR, ये WTTR कर्ल WTTR बट आयन। ठीक है, जैसे मेरे को मथुरा का वेदर चाहिए, MATHUR मथुरा, MATHUR है। ठीक है, तो ये मेरे को
जरा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो इसने मेरे को मथुरा का वेदर दिखा दिया कि मथुरा का वेदर जो है 20 संडे को, कि मॉर्निंग में अच्छा खासा था, नून में कैसा था, इवनिंग में नाइट में कैसा होगा, वो सारी चीजें इसने मेरे को दिखा दी टर्मिनल पे। बहुत अच्छा है। आप इसको अपने best.bsrc के अंदर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा ना फन वाली चीज हो गई तो नेटवर्किंग पे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है हमारा। कुछ ज्यादा खास था नहीं ये एएनएसआई वाला कंसेप्ट, मतलब बस फन के लिए है। और अगर आप कोई प्रोग्राम ऐसे डेवलप कर रहे हो, उसमें आपको पता करना है कि यार कलर इनकोडिंग कैसे दूं इसके अंदर, टर्मिनल के अंदर, जो अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो जो आपको टर्मिनल पे चलानी है, अगर उसके अंदर आपको अच्छा इंटरफेस देना है थोड़ा सा ना, तो किस तरह से करना है वो इस तरह से करना रहता है आपको। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े, जरा यस लिख दो, और नहीं आया हो तो आप लोगों को आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। चलो अब आते थोड़े से मुश्किल कंसेप्ट पे, जो कि है नेटवर्किंग। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेब स्यूट यूज किया है? विंडोज के टर्मिनल पे हो जाएगी ये। हाँ, विंडोज के पार्सल पे हो जाएगी है आपकी। वैसे विंडोज पे मैं इतना काम करता नहीं, अगर कोई ऐसा रहे उसके अंदर कि आप ब्लिंक नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो उसमें मैं कोई उठा नहीं सकता, मतलब बता नहीं सकता, क्योंकि मैं जितना ज्यादा काम करता नहीं पावर सेल के ऊपर। बट आप गूगल करोगे तो साउथ में शायद उसके अंदर भी आपको मिल जाए। तो देखो, हार्दिक, रवि, मोहित, विवेक, नवन, 3-4 लोगों ने यहाँ पे किया है वेब शूट का यूज। तो जब प्रॉक्सी की बात आती है ना, ठीक है, जब प्रॉक्सी की बात आती है ना, तो सबसे पहले जो मैं जिस तरह से समझाना चाहता हूँ वो होता है आपको बर्फ शीट, क्योंकि काफी लोगों ने वो यूज किया रहता है। हाँ सॉरी, वो रिपो का लिंक मैं दे देता हूँ, ये लो। ठीक है, इसमें एक फाइल अपलोडिंग का भी है, इसी की वजह से आया था मैं वैसे यहाँ पे। इसमें फाइल अपलोड का कहाँ गया, फाइल ट्रांसफर है ना, आप डायरेक्ट यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हो अपने टर्मिनल से। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, यहाँ से देख लेना आप जाकर के बाद में। और भी बहुत सारी चीजें, मेरा तो एसएसएच का यहाँ पे फायर इन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है ना, तो मैं ज्यादा दिखा नहीं सकता आप लोगों को। टीमक्स से हम टीमक्स बार में भी डाल सकते हैं वो बार। सो मैं समझा नहीं मोहित, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर जो डाउन बार आता है टीमक्स का, नीचे वो हाँ, प्लगइन वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे भी डाल सकते हैं ना, जो राइट वाला होता है, लेफ्ट वाला होता है, उधर इसमें रहता है। से कर्ल कॉपी करके इधर डाल के वो शो करेगा टीमक्स बार में नीचे। मतलब आप उस बार के अंदर ऐसा कुछ डालना चाह रहे हो क्या? नहीं, मैंने डाला था वो आईटी वाला, तो वो काम कर गया था कभी। हाँ, तो हाँ, उसके अंदर चल जाता है ना ये कस्टमाइजेशन, तभी तो होती है कि रैम कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, ये कस्टमाइजेशन होती है ना आपकी इस बार के अंदर। हाँ, इस बार के अंदर भी डाल तो वो देख सकते हैं ना कभी भी। बट क्या है ना, आप यूज करते हो, मैं यूज करता हूँ, ज्यादा लोग यूज करते नहीं ना टीमक्स को, वो दिक्कत देता है लोगों को। बट काफी लोग टर्मिनेटर ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट यूज करो यार, टीमक्स यूज करो। एक दो दिन दिक्कत आ सकती है, उसके बाद आदत में आ जाएगा आपके वो, और फास्ट हो जाओगे आप टर्मिनल के अंदर जहां तक है। ठीक है, तो प्रॉक्सी की बात चल रही थी। तो काफी लोग ना बर्फ स्वीट यूज करते हैं। बर्फ स्वीट में क्या रहता है कि आप इंटरसेप्ट करते हो रिक्वेस्ट को। जैसे आप, अगर आपको अब एसक्यूएल अटैक देखना है ना किसी इनपुट फील्ड पे, तो आप इनपुट फील्ड के अंदर अपना डेटा डालोगे, जैसे एडमिन आपने डाला लॉगिन के अंदर यूजर नेम में, और पासवर्ड 1234 डाला, उसको इंटरसेप्ट करोगे उस रिक्वेस्ट को, फिर रिपीटर में भेजोगे। बट थोड़ा सा ना पीछे आते हैं कि इंटरसेप्ट करोगे, है ना, रिपीटर में भेजने के बाद आप जो भी करते हो, इंटरप्रेटर में भेजने के बाद आप जो भी करते हो, बट थोड़ा सा पीछे आते हैं। वो जो इंटरसेप्ट वाली जो विंडो रहती है, मैं दिखाता हूँ अभी, वो जो इंटरसेप्ट वाली जो विंडो रहती है, वहां पे इंटरसेप्ट होता किस तरह से है वो, वहां पे ना एक चीज काम करती है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी, और जो कि बर्फशूट इनेबल करता है उस प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी लिसनर को इनेबल करता है। आप उस प्रॉक्सी का एड्रेस अपने ब्राउजर के अंदर डालते हो कि नहीं डालते हो, मैं जरा दिखा देता हूँ एक बार। जैसे सबसे पहले अगर मेरे को किसी वेबसाइट का हैक वैक करना है, इंटरसेप्ट करना है डेटा वेटा, तो मैं फायरफॉक्स खोलता हूँ या फिर और कोई नॉर्मल दूसरा ब्राउजर खोलता हूँ। मैं इसका नहीं खोल रहा क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्रॉक्सी लगानी नहीं है ना, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ से कहाँ चला गया मेरा वो, चलो कोई एक और बना लेते हैं, एक ऐड कर लेते हैं जरा प्रॉक्सी। चलो इसको भी छोड़ते हैं, हो सकता है किसी ने यूज नहीं किया हुए। ठीक है, मान के चलो मैंने ब्राउजर खोला। ठीक है, अब जैसे टेस्ट BOLN
PHP एक वेबसाइट है जो वनरेबल रहती है आपकी। इसको मेरे को आज तक प्रोनाउंस करना नहीं आया, किस तरह से बोलेंगे इसको, जो भी आए, ठीक है। इसने बनाई है ये वेबसाइट, वनरेबल वेबसाइट है। यहाँ पे हम जाएंगे, जैसे लॉग इन क्रेडेंशियल है यहाँ पे कुछ। अच्छा, ये देखो साइन अप का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसने बोलेगा एडमिन, और पासवर्ड में भी हम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और इसने बोला कि प्लीज यूज टेस्ट योर लॉगिन पासवर्ड। चलो ठीक है, हम नहीं यूज कर रहे हैं इसको, हम सेव कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। बट ना अपने को ये जो रिक्वेस्ट है ना, इंस्पेक्ट में जाते हैं, नेटवर्क के अंदर जाते हैं, नेटवर्क के अंदर जाने के बाद इसके अंदर वापस से हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते थे एडमिन और 1 2 3 4 एंटर करते हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट इसको गई है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट जो इसको गई है, ये तो यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को कि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट गई है। और पोस्ट रिक्वेस्ट का डेटा क्या है ना, वो चीज मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिक्वेस्ट में देखो यूजर नेम, यू नेम एडमिन करके है, पास एडमिन करके है। तो ये चीज क्या है, मेरे को चेंज करनी है इंटरसेप्ट के द्वारा, मतलब इंटरसेप्ट करने के बाद। तो वो चीज किस तरह से करते हैं हम लोग, वो चीज वर्क स्यूट के अंदर करते हैं हम लोग। मैंने वर्क स्यूट खोला लिनक्स के अंदर, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बस क्रैश ना कर जाए। क्या मैं देख लेता हूँ बैकग्राउंड में और कुछ तो रन नहीं कर रहा है, चलो इसको हटा देते हैं। वेबस्यूट जो है जावा के अंदर बनाया गया है और काफी ज्यादा अच्छा टूल है, और अब तो काफी बेहतर बना दिया। पहले तो इसका इतना गंदा इंटरफेस आता था कि देखने का भी मन नहीं करता, और इससे गंदा इंटरफेस वैसे उसका आता है वास का, वास जैब करके जो रहता है, जैब प्रॉक्सी शायद, मैं यूज नहीं करता उसको, बाकी जो भी करते उनको मालूम रहेगा। अभी अच्छा बना दे तो मालूम नहीं मेरे को, ठीक है। यहाँ पे देखो एक विंडो है प्रॉक्सी करके, उसको बड़ा नहीं कर सकते क्या, वैसे शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, और आप लोग रिलेटिव कर पा रहे हो अगर आपने देखा हो तो पहले है। यहाँ प्रॉक्सी करके एक विंडो रहता है आपका, और वहां पे ऐसे इंटरसेप्ट इज ऑन लिखा रहता है बाय डिफॉल्ट, और ऑफ कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसके जरा हम लोग ऑप्शन में जाते हैं, प्रॉक्सी के अंदर जाने के बाद ये ऑप्शन के अंदर जाते हैं। ऑप्शन में देखो यहाँ पे लिख रहा है प्रॉक्सी लिसनर्स। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ये जो प्रॉक्सी लिसनर है 127.0.0.1:8080 इस सॉकेट एड्रेस पे, इस इंटरफेस पे आपका प्रॉक्सी लिसनर इनेबल्ड है, यानी वो लिसन कर रहा है आपका कनेक्शंस के लिए, ठीक है। जरा मैं nmap से अपने लोकल होस्ट को CLHOST और -p8080 को स्कैन करके देखता हूँ। ये क्या बता रहा है मेरे को कि HTTP प्रॉक्सी है और ये ओपन है, ये जो पोर्ट है, ठीक है। अगर मैं इस वर्क स्यूट के अंदर कोई भी HTTP डेटा भेजना चाहूँ ना, तो मैं इसके थ्रू फ्लो कराऊंगा, इस सॉकेट एड्रेस के थ्रू फ्लो कराऊंगा उसको, ठीक है, HTTP डेटा को। जैसे मान के चलो मैंने क्या किया था कर्ल के साथ, अभी ये मथुरा का वेदर मैंने निकाला था ना, ये इस तरह से। तो कर्ल के साथ प्रॉक्सी कुछ इस तरह से यूज करते हैं, -x या फिर -- प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के बाद देते हैं कि कौन सा टाइप का प्रॉक्सी है, HTTP, और मैं यहाँ पे बता दूंगा अभी कैसे कर रहा हूँ, मतलब क्या चीज हो रही है, क्या चीज है। और उसके बाद सॉकेट एड्रेस HTTP:// 127.0.0.1:8080। अब मैं ये बोल रहा हूँ कर्ल से कि ना तुम ये जो रिक्वेस्ट जो कर रहे हो ना तुम, wttr.in मथुरा, ये जो वेदर की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वेबसाइट से, इस वेबसाइट की रिक्वेस्ट को यहाँ से फ्लो कराओ। तो प्रॉक्सी का क्या मतलब हुआ कि अपने से लेके जाने देती है वो, अपने से होके जाने देगी उस रिक्वेस्ट को वो, ठीक है। तो मैं जरा पे इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ, जिसकी मदद से यहीं पे रुक जाए वो जो पैकेट रहेगा HTTP का। ये देखो रुक गया, यहाँ पे कर्ल करके एक हेडर आ रहा है यूजर एजेंट के अंदर, यूजर एजेंट के अंदर एक कर्ल करके वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि कर्ल रिक्वेस्ट कर रही है इसको हम लोग ना ऐसे लिखते हैं, राइट क्लिक करके बोलते हैं कि डू इंटरसेप्ट रेस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। इससे क्या होगा ना, जो रेस्पॉन्स आएगा ना वो यहीं पे आएगा पहले, वो जो रेस्पॉन्स आएगा ना wttr.in से, वो पहले वर्क स्यूट के अंदर आएगा, उसके बाद आपके यहाँ टर्मिनल पे शो करेगा, ठीक है। तो ये देखो इसने मेरे को देखो यहाँ पे तो कितना सारा कुछ दिया है, और देखो यहाँ पे भी ANSI इनकोडिंग यूज हो रही है, जैसे मैंने बताया था कुछ 38 है ना 226, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, अलग अलग सेपरेट किया हुआ है इसने, ठीक है। वो चीज यूज हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद अगर मैं इसको फॉरवर्ड कर दूं तो इसकी मेरे को यहाँ पे शो कर देगा टर्मिनल के ऊपर, ठीक। इस तरह से प्रॉक्सी काम करता है। प्रॉक्सी क्या कर रहा है, अपने थ्रू फ्लो होने दे रहा है ट्रैफिक को, HTTP ट्रैफिक को फ्लो होने दे रहा है। सेम काम हम कर सकते हैं, ब्राउजर कहाँ है मेरा, यहाँ पे
यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन एडमिन, और ये एडमिन एडमिन वाली रिक्वेस्ट, यहाँ पे यूनेम पास वाली जो रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरे को फ्लो करानी है अपने बर्फ से होकर के, तो मैं क्या करूंगा, अपने ब्राउजर की सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा रहता है अगर ऐसी चीजों को समझना है। तो यहाँ पे नो प्रॉक्सी आपका सेट हुआ होगा, इसको कर देना मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, और मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप HTTP प्रॉक्सी को यूज कर, HTTP प्रॉक्सी फील्ड के अंदर 127.0.0.1 डालना, और पोर्ट के अंदर डालना 8080। ठीक है, क्या डालोगे, पोर्ट के अंदर 8080 क्यों डालोगे, क्योंकि इसी पे आपका प्रॉक्सी लिसनर स्टार्टेड है। ऑप्शन के अंदर जाके देखते हैं हम लोग, 127.0.0.1 यही तो सॉकेट एड्रेस है जिस पे लिसनर स्टार्टेड है, इसी के थ्रू हमको फ्लो कराना है ट्रैफिक। तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर जाकर के, प्रॉक्सी के अंदर जाकर के, प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर के, कि ये प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन हम आपको दे रहे हैं, ब्राउजर से बोल रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, और इस कॉन्फ़िगरेशन में जो होस्ट हमने दिया है 127.0.0.1 और जो पोर्ट दिया है 8080, इसके थ्रू हम जितना भी HTTP ट्रैफिक जाएगा ना, उसी के थ्रू फ्लो कराना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको कर देते हैं ओके। और यहाँ पे लॉगिन, ये जो लॉगिन पेज है वापस से इसको लॉगिन करते हैं, बट एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरसेप्ट ऑन है। हाँ ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन है। और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन प्रेस करते हैं, तो मेरे को रिक्वेस्ट में यूनेम इक्वल्स टू एडमिन और ये पास कैप्चर हो जाना चाहिए। चलो अच्छी बात है, ठीक है, तो हमारा ये कैप्चर हो गया। तो प्रॉक्सी का काम समझ में आ गया सबको कि अपने थ्रू फ्लो होने देता है ट्रैफिक को, अपने थ्रू फ्लो होने देता है ट्रैफिक को। और प्रॉक्सी जो है आपका एक एज ए पोर्ट सर्विस काम करता है, मतलब एज ए सर्विस काम करता है। जैसे ना, जैसे आपकी HTTP सर्विस होती है ना, ऐसे ही आपकी एक HTTP प्रॉक्सी सर्विस होती है आपकी, समझ रहे हो। ये जो प्रॉक्सी है ना, ये भी एक एज ए सर्विस काम करती है, एप्लीकेशन लेयर वाली सर्विस है ये। ठीक है, इसका अगर कंपैरिजन करें ना VPN से, कि VPN क्या चीज होती है, प्रॉक्सी क्या चीज होती है, तो प्रॉक्सी को अगर आप कहना चाहो ना, तो बोलोगे एप्लीकेशन लेयर वाली प्रोटोकॉल है ये। जबकि जो VPN है ना, OSI के स्ट्रक्चर पढ़ा आप लोगों ने, मैंने बताया था शायद आपको, OSI का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर जो लेयर्स रहती है ना, लेयर्स, सबसे ऊपर तो ये काम करता है आपका प्रॉक्सी एप्लीकेशन लेयर पे। प्रॉक्सी तो प्रॉक्सी सिर्फ इतना कर सकता है आपके लिए कि जो एप्लीकेशन लेयर्स वाले प्रोटोकॉल है, चाहे वो कोई सा भी प्रॉक्सी हो, चाहे सॉक्स वाला हो प्रॉक्सी, चाहे HTTP वाला प्रॉक्सी हो, ये जितने भी हैं ये सभी एक पोर्ट पे काम करते हैं, जो कि एप्लीकेशन लेयर वाली प्रोटोकॉल बन जाती है प्रॉक्सी। ये सिर्फ इतना काम करेगा कि जो एप्लीकेशन लेयर्स वाली प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल्स, हाँ ठीक है, एप्लीकेशन लेयर वाले प्रोटोकॉल्स जैसे कि FTP हो गया है ना, SH तो नहीं, जैसे और क्या होता है, HTTP हो गया, HTTP प्रोटोकॉल है ना, हम अपाची यूज करते हैं ना, और भी होते हैं आपके SMB हो गया, ये जितने भी एप्लीकेशन लेयर वाले प्रोटोकॉल्स हैं आपके। ठीक है, जी सिर्फ ना इनकी ट्रैफिक को अपने थ्रू फ्लो करा सकती है, मतलब ये ट्रैफिक जा सकता है बस इसके थ्रू, प्रॉक्सी के थ्रू। आप किस पैकेट को नहीं भेज सकते, इसका एग्जांपल कोई मेरे को देना चाहेगा, वो कौन सा पैकेट होगा जो आप इसके थ्रू नहीं भेज सकते। कहा गया चैट विंडो, हाँ जल्दी से बता दो कि ऐसा कौन सा वो पैकेट रहेगा, ऐसा कौन सा वो पैकेट रहेगा जो हम इसके थ्रू नहीं भेज सकते। जैसे HTTP का पैकेट है, भेज दिया, FTP का पैकेट है, भेज दिया, बट कौन सा ऐसा पैकेट रहेगा जो नहीं भेज सकते हम लोग। देखो आंसर छुपा है TCP पैकेट। जो HTTP प्रोटोकॉल्स है ना, जो HTTP प्रोटोकॉल है ना आपकी, जो FTP प्रोटोकॉल है वो TCP ही है आपकी। बट इसमें एक चीज आपने सही बोली कि HTTP तो आपका HTTP जो प्रॉक्सी रहती है ना, वो TCP नहीं भेज सकती आप, वो सारी UDP नहीं भेज सकते आपकी पैकेट्स, बट सॉक्स वाली भेज देती है, वो अभी बाद में आता है, बट आपने लिख दिया तो तब मैंने बता दिया, बट ये आंसर नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, जितने भी प्रोटोकॉल्स है ना हमारे पास, वो ज्यादातर TCP वाली ही है। अब अगर आप बात ना करो DNS वाली और SNMP की, है ना, 2-3 प्रोटोकॉल्स को छोड़ करके जितने भी प्रोटोकॉल्स है हमारे पास, वो TCP बेस्ड ही होती है आपकी। HTTP प्रोटोकॉल मैंने आपको समझाया था पहले कि HTTP TCP बेस्ड ही है, मतलब
जब टीसीपी डेटा का सेंस बनना चालू हो जाता है ना, हम लिख देते गेट, उसका स्पेस, उसका स्लैश, कोई एंड पॉइंट जैसे index.php, उसके बाद http वर्जन http/1.1 या 1.2 या 2.1 जो भी है। जब उसका सेंस बनना चालू हो जाता है ना एप्लीकेशन को, तो वो एप्लीकेशन लेयर वाली प्रोटोकॉल बन जाती है, बट रहती वो टीसीपी या यूडीपी ही है। ठीक है, तो टीसीपी तो काम करता है। अब टीसीपी यूडीपी को हटा दो और नीचे आओ, और नीचे क्या रहता है उसका आंसर दो मेरे को। अब मैं और नीचे से जो भी समझ रहा है, जो भी समझ गया हो वो मेरे को आंसर दो। देखो क्या रहता है कि ओएसआई मॉडल आप सब लोगों ने पढ़ा, अच्छा एक बार जरा निकाल देता हूँ मैं। ओएसआई मॉडल यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना इस कंसेप्ट को, आज के बाद निकलेगा नहीं दिमाग से, ठीक है। जिन लोगों को भी ऐसे रहता है ना, और वो लोग जाके यूट्यूब पे जाके देखते हैं क्या वीपीएन में क्या डिफरेंस रहता है, प्रॉक्सी में क्या डिफरेंस रहता है, ऐसे ना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये लेयर्स है, ठीक है। टीसीपी बेस्ड ना आपका एचटीटीपी रहता है, एफटीपी रहता है, आईआरसी रहता है, एसएच रहता है, टीएनएस रहता है, सब टीसीपी बेस्ड, टीसीपी यूडीपी बेस्ड रहते हैं प्रोटोकॉल्स। बट इसके अलावा भी तो पैकेट्स होते हैं, देख रहे हो पैकेट्स कहाँ है, यहाँ पे नीचे नेटवर्क लेयर पे आईपी पैकेट, आईसीएमपी पैकेट, आईपीसेक पैकेट, आईजीएमपी पैकेट, ये रहते हैं ना पैकेट्स आपके। तो आप इन सबको छोड़ो, बस आईसीएमपी पे ध्यान रखो अभी के लिए, अगर ये कोई भी समझ में नहीं आता है आपके। आईसीएमपी पे ध्यान रखो, आईसीएमपी सबने पढ़ा है ना कि पिंग कमांड जो होती है वो आपको आपका आईसीएमपी पैकेट भेजती है, ठीक है, बताती है कि होस्ट अलाइव है कि नहीं है ओवर द नेटवर्क, ठीक। तो प्रॉक्सी कौन सा पैकेट नहीं भेज सकता, आईसीएमपी पैकेट। क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉक्सी किस पे काम करता है आपका, टीसीपी, एक टीसीपी बेस्ड सर्विस है आपकी प्रॉक्सी, टीसीपी पोर्ट पे काम करता है आपका प्रॉक्सी। तो वो बस यहाँ तक काम करता है आपका, यहाँ नीचे तक नहीं जाएगा आपका, डेटा लिंक लेयर पे नहीं जाएगा, फिजिकल लेयर पे नहीं काम, फिजिकल लेयर पे तो वीपीएन भी नहीं काम करेगा। बट समझो बात को कि जो प्रॉक्सी है आपका वो बस यहीं तक काम करेगा आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर तक, इससे नीचे नहीं जाएगा वो कभी भी प्रॉक्सी। आईसीएमपी पैकेट आप कभी नहीं बेच पाओगे, जितने भी नेटवर्क लेयर के अंदर जितने भी पैकेट्स आते हैं ना, आप नहीं सेंड कर पाओगे, चाहे वो सॉक्स प्रॉक्सी हो, चाहे वो एचटीटीपी। ऐसे आप निकाल लोगे आप अल्टरनेटिव की, मतलब कोई ना कोई तरीका निकाल लोगे आपकी, इस तरह से आप आईसीएमपी पैकेट को भेज पा रहे हो, वो स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएंगे आपको। बट इसका जेन्युइन आंसर तो यही है कि जो प्रॉक्सी है आपकी वो कभी भी ये आईसीएमपी पैकेट्स नहीं बेच पाती, ठीक है। और क्यों नहीं बेच पाते, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल है, मतलब एक टीसीपी बेस्ड एक सर्विस पे काम करती है। हम टीसीपी पोर्ट ही तो डिफाइन करते हैं, ये जो 8080 यहाँ पे है वर्कशीट के अंदर, एक टीसीपी पोर्ट ही तो है। तो टीसीपी पोर्ट कहाँ रहता है आपका, यहाँ रहता है, नेटवर्क लेयर पे थोड़ा ना रहता है, यहाँ रहता है आपका, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ तक ही काम करता है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा जो भी ट्रैफिक है उसको 127.0.0.1:8080 जो कि बर्फ का है, प्रॉक्सी एनईआर कि बर्फ के प्रॉक्सी लिसनर से होके फ्लो कराओ। हम यही तो बोलते हैं कि 127.0.0.1:8080 इस सॉकेट एड्रेस से फ्लो कराओ जितना भी ट्रैफिक है हमारा। 8080 कहाँ मिलेगा आपको, टीसीपी लेयर के अंदर, ठीक है। आईसीएमपी पैकेट आप कभी नहीं सेंड कर पाओगे, इतना अंतर है। और वीपीएन की अगर हम वर्किंग देखें, तो वीपीएन की वर्किंग को कुछ ऐसे समझ लो कि वीपीएन ना खुद अपनी एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। तब आप आईसीएमपी पैकेट्स भी सेंड कर सकते हो अगर आप ट्राई हैक में खेलते हो, अगर आप एचटीबी ट्राई किया है आप लोगों ने, एचटीबी, ओके सॉरी इसको तो कभी गलत नहीं करना चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं इसी का प्लेयर हूँ। तो एचटीबी अगर आपने कभी खेला हो, ट्रैक में अगर आपने खेला हो, तो वो ना ओपन वीपीएन का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल देता है आपको, हाँ देते नहीं देते। और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम कैसे रन करते हैं कि ओपन वीपीएन और उसके बाद -" कॉन्फ़िग लिखते हैं, या फिर नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाता है आजकल तो। और उसके बाद जैसे मेरा नाम है लकी HNDL.OVPN ऐसे करके कुछ रन करते हैं, उसके बाद हमारा कनेक्ट कर जाता है, एक इंटरफेस अपने को मिल जाता है 10 करके, ठीक है। मैं यहाँ पे चला नहीं सकता बिकॉज अगर मैं करूंगा ना इसको कनेक्ट करने की कोशिश, तो ये मेरा जो फायरवॉल है मेरे को ब्लॉक कर देगा, बहुत बेकार चीज है।
कुछ आपको मालूम रहेगा, जिन लोगों जो भी लोग रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो पुराने वाले एग्जांपल्स भी आपके समझ में आ गए होंगे। तो ओपन वीपीएन से जब आप कनेक्ट कर जाओगे तो एक इंटरफेस बन जाता है आपका, यहाँ पे IF कॉन्फ लिखने के बाद एक 10 करके आ जाएगा, WLAN 0 आ रहा था यहाँ पे, से 10 आ जाएगा, उसकी IP आ जाएगी। उस IP की रेंज के अंदर ही आपका जो मशीन का IP, जो वनरेबल मशीन है उसका IP रहता है आपका, उसको आप जब पिंग करते हो ना तब उसको पैकेट जाता है। बट अगर अगर ये काम प्रॉक्सी से हो जाता ना तो वो लोग VPN नहीं प्रोवाइड करते कभी आपको, बस एक सॉकेट एड्रेस बना के रखते थे और बोलते थे कि इसको यूज कर लो भाई, आप लोग प्रॉक्सी चेंज में लगा दो इसको। तो इसलिए वो लोग VPN का यूज करते हैं, जिससे पूरा एक्सेस जाए नेटवर्क का, ऐसा नहीं कि बस उतने ही लेयर्स का जाए, ठीक है। इसलिए वो लोग VPN देते हैं। और वैसे VPN बना भी इसलिए था कि हम अपने नेटवर्क को दूसरे के नेटवर्क के साथ शेयर, मतलब दूसरे के साथ शेयर कर सकें। जैसे एक जगह मैं बैठा हूँ, मेरा GLA का नेटवर्क है ETH0, जो मैंने इथरनेट लगाई हुई है, ये इस रेंज में मेरे को IP दे रहा है। अब इस रेंज की जितनी भी IP है ना, मेरे को शेयर करनी है आपको, आप जहाँ पे भी बैठे हो अपने घर पे, वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? VPN के थ्रू कर सकता हूँ, बट वो इन लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो वो नहीं कर सकते अभी इस टाइम पे। तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अपने नेटवर्क को शेयर कर सकता हूँ आप लोगों को VPN के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस रहता है। कभी भी आपको यूट्यूब की लिंक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको रिकॉर्डिंग को वापस से सुन लेना अगर जानना हो तो वापस से, ठीक है। प्रॉक्स, अब ये प्रॉक्सी जितने टाइप्स रहते हैं ना आपके, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं हम लोग कि जैसे सॉक्स प्रॉक्सी जो रहता है इसके अंदर UDP चल जाता है, बस थोड़ी सी फंक्शनैलिटी जाता है इसके अंदर। सॉक्स प्रॉक्सी के अंदर UDP पैकेट्स आ जाते हैं आपके, और कह लो कि दो तीन चीजें ऐड हो जाती हैं आपकी। और सॉक्स प्रॉक्सी थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं कि ऑथेंटिकेशन मांगता है, मतलब ऑथेंटिकेट आप कर सकते हो उसके बीच में। और HTTP प्रॉक्सी HTTPS वेबसाइट पे काम नहीं करती, तो इसलिए हम लोगों ने HTTPS वाली प्रॉक्सी निकाली, क्योंकि उसमें जो SSL का हैंडशेकिंग होता है ना आपका, वो चीज काम कर जाता है HTTPS के अंदर, जबकि HTTP के अंदर नहीं करता है। तो HTTPS इसलिए हम लोग यूज करते हैं। कभी भी आप HTTP प्रॉक्सी से आप कोई https://google.com या सर्च नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। आपको HTTPS प्रॉक्सी चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। और HTTP प्रॉक्सी से आप कभी UDP पैकेट, UDP प्रोटोकॉल जैसे कि DNS, इसको नहीं निकाल सकते आप कभी भी, इसको सिर्फ इसके पैकेट्स नहीं भेज सकते कभी भी आप। उसके लिए आपको सॉक्स प्रॉक्सी की चाहिए, सॉक्स प्रॉक्सी की जरूरत होगी, ठीक है। और होता होगा सॉक्स 4 के अंदर, 5 के अंदर कोई डिफरेंस तो ज्यादा मेरे को मालूम है नहीं, बट जो माइनर डिफरेंसेस रहते हैं इनके अंदर, जानने की जरूरत है भी नहीं आप लोगों को, ठीक है। कुछ इस तरह से काम करता है। और अच्छा, अगर हम लोग टॉर की बात करें ना, अगर हम लोग टॉर की बात करें तो टॉर दोनों चीजों पर काम करता है आपका। जो टॉर है हमारा, टॉर ब्राउजर, एक तो सॉक्स प्रॉक्सी पे काम करता है, वो BROW ऐसे सॉक्स प्रॉक्सी पे काम करेगा हमारा। और किस पे काम करेगा मालूम है? VPN पे भी, मतलब नोड्स पे, VPN पे, जो भी हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है ना, एक 9050 करके एक पोर्ट वो ओपन कर देता है, सॉक्स पोर्ट ओपन कर देता है, और इसके थ्रू जितना भी ट्रैफिक फ्लो होता है ना, वो नोड्स के थ्रू फ्लो होता है। मतलब पहले यहाँ से तो चला जाएगा 0.0.0.0, ये यहाँ से जितना भी ट्रैफिक जाएगा वो तो चला जाएगा, चलो ठीक है। बट उसके बाद वो ये जो पोर्ट इनेबल किया ना हम लोगों ने, सॉक्स प्रॉक्सी का जो पोर्ट इनेबल किया यहाँ पे, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करेगा नोड्स को, जो हम लोग बोलते हैं ना अनियन की लेयर्स जो बनती है, उनको फॉरवर्ड कर देगा वो ट्रैफिक को। तो वो दोनों चीजों पर काम करता है, VPN वाले कंसेप्ट पे भी और इस पे भी, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है वैसे, देखने लायक है। देखो अपना ये बर्ब शूट क्या है, चलो बर्ब शूट की बात आई गई है तो वैसे काफी लोगों को मालूम रहेगा कि अच्छा, वैसे यहाँ तक समझ में आया सर बर्ब शूट में ट्रैफिक कैसे इंटरसेप्ट करेंगे? ठीक है, मैं बताता हूँ। चलो ये चीज बता देते हैं। देखो बर्ब शूट आप लोगों ने खोला, सिंपल ब्राउजर आप लोगों ने खोला, सिंपल, ठीक है। बर्ब शूट खोलने के बाद यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ रखते हैं, ऑप्शन के अंदर देखते हैं कि इसका जो प्रॉक्सी है किस पे इनेबल्ड है। अपने लोकल होस्ट पे, यानी 127.0.0.1 ऑप्शन के अंदर जाके देख रहे हैं, प्रॉक्सी के अंदर ऑप्शन के अंदर कि किस पे इनेबल्ड है। इनेबल्ड है 127.0.0.1:8080, इस पे इनेबल्ड है, अच्छी बात है। चलो इसी एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं, ब्राउजर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे मीनू ये जो 3 बार्स दिख रहे हैं इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद प्रॉक्सी यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में इसको प्रॉक्सी नाम की कोई चीज मिली है, तो सेटिंग पे हम लोग क्लिक करते हैं।
सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, नो प्रॉक्सी यहाँ पे रहता है, फिर उसके बाद मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसमें HTTP प्रॉक्सी के अंदर लिख देते हैं हम लोग कि 127.0.0.1 और पोर्ट के अंदर लिख देते हैं 8080। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि यही सेम चीज ना यहाँ पे है, यहाँ पे लिसन कर रहे हैं, अपने को यहाँ से कनेक्ट करना है इस जगह से। उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जितना भी HTTP ट्रैफिक रहेगा ना आपका, वो यहाँ से फ्लो होगा आपका। इस HTTP हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट हम लोगों ने सर्च करी। इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, king.com लिखते हैं तो king.com का भी दिख गया। ठीक है, ये अभी देखो रिक्वेस्ट टू HTTP है यहाँ पे, हमें याद रखना अभी इस चीज को कि रिक्वेस्ट टू http://king.com। इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ये भी ओके, ठीक है। इसने बोल ये मेरी सॉरी ये गेम की वेबसाइट है तो इसने ब्लॉक की हुई है हमारे जो फायरवॉल है, ये पता नहीं क्या ही करके रखते हैं। पता है इन लोगों की वजह से एक्सप्लोर टीवी भी नहीं चलता है, देखो ये भी नहीं चलता है। चलो छोड़ो, ठीक है। अच्छा, अगर HTTP कनेक्शन तो हमने सारे वो कर लिए, इंटरसेप्ट कर लिए। इंटरसेप्ट ऑन करके रखते हैं, देखो योर कार्ड पे क्लिक करूंगा क्योंकि HTTP वाली वेबसाइट है, देखो नॉन सिक्योर वेबसाइट, तो ये हो जा रहा है, इंटरसेप्ट हो जा रही है रिक्वेस्ट हमारी, अच्छी बात है। बट अगर मैं google.com यहाँ पे सर्च करूँ और अच्छा इंटरसेप्ट वापस ऑन कर लेता हूँ और फिर रीलोड करता हूँ इसको, तो देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं हो रही है, रीलोड तो हो गई। जैसे मैं यहाँ पे अब सर्च करूँ जैसे OH लकी धंधे, है ना, ये अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे तो इसने मेरे को दे दिया रिजल्ट, अच्छा खासा रिजल्ट दे दिया, बट इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं हुई है, इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं हुई है। समझ रहे बात को? तो इंटरसेप्ट कैसे किया जाए इस चीज को, HTTPS को? तो उसके लिए आप क्या है ना, एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो। कहाँ से डाउनलोड करोगे? आपका कॉन्फ़िगरेशन सेट होना चाहिए, HTTP के लिए रहना चाहिए आपका, इसको भी इनेबल कर सकते हो आप। ऑल्सो यूज दिस फॉर प्रॉक्सी फॉर HTTPS, है ना, तब ये काम करेगा। जरा मैं अभी इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, डिड नॉट कनेक्ट टू पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क, है ना, डिड नॉट कनेक्ट पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क। इसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि एक HSTS करके एक पॉलिसी रहती है, ये जो google.com है ना, हम इसको फोर्स कर रहे हैं कि तू ना HTTP प्रॉक्सी पे काम कर, जो कि नहीं कर सकता, ये कुछ इसके पॉलिसीज रहती हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं ना कि अगर ये HTTPS पे काम करे और हमारे बर्फ शूट के थ्रू ट्रैफिक जो है फ्लो करे, तो हम एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं जो कि बर्फ प्रोवाइड करता है अपने को। तो प्रॉक्सी सेटअप करने के बाद यहाँ पे प्रॉक्सी सेटअप करने के बाद और इस ऑल्सो यूज दिस फॉर HTTPS को टिक करने के बाद हम लोग न्यू टैब खोलते हैं, लिखते हैं HTTP:// उसको लिखते हैं बर्फ। तो ये क्यों खुल रहा है ना हमारे पास, क्योंकि ये जो बर्फ लिखा ना हमने, ये जब यहाँ पे जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, तो ये इंटरसेप्ट कर ले रहा है उस चीज को और बता दे रहा है कि उस ब्राउजर के अंदर ना ये खोल के दो, ठीक है। तो क्योंकि देखो जब ट्रैफिक हमारे पास है ना, जब ट्रैफिक एक इसके पास है, बर्फ के पास, तो बर्फ के ऊपर है वो कि उसको किस तरह से शो करे, ठीक है। तो वो इसको जो कि एग्जिस्ट करती भी नहीं है साइट है, तो वो इसको एग्जिस्टेंस में ला भी सकता है आपका, ठीक है। इसी के अंदर रहता है इसका सोर्स कोड, ठीक है। इसमें देखो CA सर्टिफिकेट करके ऐसा हुआ है, कुछ बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं, फिर डाउनलोड हो जाता है, सेव पर फाइल करते हैं, सेव फाइल करने के बाद देखो यहाँ पे सेव हो जाती है आपकी, डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में वापस से जाते हैं। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं CERT, देखो यहाँ पे लिखते हैं व्यू सर्टिफिकेट्स, व्यू सर्टिफिकेट्स में जाकर के अथॉरिटीज में जाकर के इम्पोर्ट कर देते हैं अपने सर्टिफिकेट को। डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे, डाउनलोड के अंदर CA सर्टिफिकेट, ट्रस्ट टू दिस CA टू दिस आइडेंटिफाई वेबसाइट्स, जो भी है, जो भी लिख रहा है ना, इसको सब कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। उसके बाद वापस से जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रही है रिक्वेस्ट, जो गूगल की रिक्वेस्ट है, ठीक है। वो लकी संदे में जो मैंने सर्च किया ना, वो चीज यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रही है। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं है बताने लायक, ठीक है। इसने मेरे को यहाँ पे दे दिया, ठीक। अच्छी यहाँ तक सबकी समझ में आया। ये किसके लिए रिसेंटली डाउनलोड किया जा सकता है ये हमारे कॉलेज का साइट है बट हर ब्राउजर पे ओपन नहीं हो रहा है ये। इसको मैं बाद में चेक कर लूंगा। विकास, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपके विकास के डी में यही वाला भी आता है क्या? चलो कोई नहीं,
सर मैं टीसीपी ट्रैफिक बोल रहा था। अच्छा, बर्फ सूट से टीसीपी ट्रैफिक कैसे इंटरसेप्ट करेंगे? सॉरी, जब मैं इतना लेक्चर दे दिया तब पढ़ा मैंने। तो टीसीपी ट्रैफिक के लिए ना एक एक्सटेंशन आता है आपका इसके अंदर, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया उसको यूज करे हुए। बट आप लोग यूजुअली नहीं करते हो टीसीपी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट बर्फ शूट की मदद से, वो तो आप वायर स्टार पर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हो वो भी आप। एक एक्सटेंशन आता है उसका, मैं लिंक आपको दे दूंगा, वो डाउनलोड करोगे तो आ जाएगा वो भी, टीसीपी ट्रैफिक पे इंटरसेप्ट हो जाएगा। बहुत पहले यूज किया था मैंने वो। ठीक है, अगर इतना समझ में आएगा तो प्लीज यस लिख दो, और नहीं आया तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको पूछ लो प्लीज। ये देखो, ये वाली जो प्रॉक्सी वाली जो चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर प्रॉक्सी समझ में आ गई ना तो आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपके हर चीज को समझ में आ जाएगी आपके कि यार अच्छा, जो माइनक्राफ्ट है, माइनक्राफ्ट है यार, इसको कैसे इंटरसेप्ट करेंगे, इसके रिक्वेस्ट को, ये जितना भी डाटा जा रहा है। अच्छा, क्लैश ऑफ क्लैन चल रहा है, क्लैश ऑफ क्लैन की रिक्वेस्ट को किस तरह से इंटरसेप्ट करेंगे, वो सारी चीज आपके दिमाग में चले लगेगी। शायद, हाँ मोहित, उसके लिए शायद प्रो वर्जन चाहिए होगा, मेरे पास प्रो वर्जन ही है, उसमें भी नहीं है। नहीं, उसमें ऑलरेडी टीसीपी, कभी टीसीपी इंटरसेप्ट करने के लिए नहीं रहता है, ये रॉ टीसीपी पैकेट्स इंटरसेप्ट करने के लिए नहीं रहता है बर्फशीट आपका। उसके लिए तो एक्सटेंशन लगाना ही पड़ेगा आपको। हाँ, हमेशा ये HTTP और HTTPS वेबसाइट्स जो रहती है उन्हीं को इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो अपना ना एक खुद का एक प्रॉक्सी, एक सर्वर बना लेते हैं, लिसनर बना लेते हैं। एक तो बर्फ से तो हमने बनाया, बर्फ शूट से तो बना ही लिया, बट कभी आपने देखा है, जैसे मैं यहाँ पे रुको जरा एग्जिट मारूं यहाँ इसमें, और यहाँ पे अच्छा, इस मोजिला को बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, मोजिला को बंद किया। यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं ना कभी कभी, फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, ऐसा ऐसा करते हैं ना कभी कभार, और यहाँ पे अपने को बहुत सारा मिल जाता है प्रॉक्सी अपने को। अरे यार, ये तो ब्लॉक करके रखता है एक तो ये। चलो ठीक है, ये वाली खुल गई, मेरे को लगा था खुलेगी भी नहीं। ठीक है, देखो ये बहुत सारी हमारे पास प्रॉक्सी आ गई, यहाँ पे आईपी एड्रेस आ गया, ये आ गया। ठीक है, जरा मेरे को यहाँ पे पोर्ट देखना था। अच्छा, ये देखा है कभी 3128, ये कभी कभार काम करता है ना, सॉक्स 4 की प्रॉक्सी है बता रहा है, और इसका स्पीड बता रहा है, वो सारी चीजें बता रहा है ना। तो इनको हम डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर अच्छा, किस ने सच होता है ना, किस ने यहाँ पे क्रैकर्स और वो सारी चीजों को यूज किया है, क्रैकर्स, लीचिंग, उन सारी चीजों को यूज किया है, बहुत बढ़िया। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि इसी तरह से करते हैं ना, पहले प्रॉक्सी उठाते हैं, क्रैकिंग। अच्छा, ये काम नहीं करना चाहिए, बट कार्डिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए हार्दिक। तो इस पे, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, ये शान वाली बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, देखो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम हुआ, जितने भी क्रैकर्स हैं यहाँ पे, उनको बहुत अच्छे से मालूम हुआ कि किस तरह से हम लोग पहले प्रॉक्सी लिस्ट उठाते हैं, है ना, और किस तरह से फिर कॉम्बो उठाते हैं। अच्छा, आप अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो हाँ, मैंने भी किया है, क्योंकि तभी तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से, क्लासेस लेता था। अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग कॉम्बो उठाते हैं, प्रॉक्सीज उठाते हैं, और सब कॉम्बोज को और प्रॉक्सीज को मिक्स कर करके एक एक रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे हम लोग ना ब्लॉक ना हो जाए, किससे, उस पर्टिकुलर वेबसाइट से। जैसे नेटफ्लिक्स से अगर हम शायद मेरे ख्याल से 20 रिक्वेस्ट या 10 रिक्वेस्ट ऐसे कुछ कर देते हैं ना, एक ही आईपी से, तो वो उसको बैन कर देता है, उस अकाउंट को थोड़ी देर के लिए लिमिट में लगा देता है, और अपने आईपी को भी शायद बैन कर देता है वो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी साइट्स भी कर देती हैं। जैसे स्पॉटिफाई पे आप एक ही आईपी से दुनिया भर के अकाउंट को रिक्वेस्ट करोगे ना, तो वो बैन कर देगा आपके आईपी को। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, प्रॉक्सी यूज करते हैं। यानी हम बोल रहे हैं कि प्रॉक्सी यार, तू अपने थ्रू फ्लो करा ट्रैफिक को, तू रिक्वेस्ट कर उसको और अपने को रेस्पॉन्स दे दियो, इस तरह से। ओपन बुलेट करके एक टूल आया करता था, ओपन बुलेट, और एक और भी थे ऐसे बहुत सारे टूल्स। हाँ, स्टॉर्म नाम था उसका टूल का, जो मैं यूज किया करता था, अच्छा था। सिलर लीचर भी था एक, वो लीच करता था, और उसके बाद मैं चेकिंग चलाया करते थे। चलो ठीक है, छोड़ो। तो बस उसका मकसद यही है समझाने की, रियल लाइफ एग्जांपल में आ जाए आपके। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर बनते कैसे, मेरा क्वेश्चन ये है, ये प्रॉक्सी सर्वर बनते कैसे हैं? देखो, इसका तो मैं बता सकता हूँ। देखो, मेरे इस साइड तो खुलेगा नहीं ये जो चीज है, आप लोग खोल के देख सकते हो इसको। मैं जरा लिख देता हूँ यहाँ पे,
इसका यूज, इसको जरा खोल करके देख सकते हो। इसके बस ऐसे ब्राउजर में डाल के देखो क्या आता है आप लोगों के साइड उधर। आप लोग देखोगे कि ना एसक्यूएल प्रॉक्सी करके कुछ ऐसे लिख के आएगा वहां पे, है ना, ऐसा कुछ आएगा जिसमें दिखाया था उसका इमेज कैसा हुआ। और मेरे को क्यों कैसे मालूम है ये चीज की यही आएगा लिख करके? आप में से आ भी सकता है, ज्यादा चांसेस आए हैं आने के। स्क्विड प्रॉक्सी एक भी इमेज नहीं मिलेगा क्या मेरे को? पोस्ट मास्टर अच्छा, ओके चलो छोड़ो, मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा दूंगा कैसा है मेरा नोट ओपनिंग। अच्छा हाँ, ये ऐसा भी होता है कि डेड हो गया वो फिर भी अलाइव दिखा रहा है, तो वो भी एक सीन रहता है यहाँ पे। बट ना जितने भी 3128 वाले पोर्ट देखोगे ना, ये जो डिफॉल्ट पोर्ट रहता है आपके प्रॉक्सी सर्वर का, और उस प्रॉक्सी सर्वर क्या रहता है आपका? स्क्विड प्रॉक्सी। स्क्विड प्रॉक्सी करके एक प्रॉक्सी सर्वर रहता है आपका, उसका ही डिफॉल्ट पोर्ट रहता है। तो जब आपको ऐसे जैसे बर्फ स्वीट ने अपना एक लिसनर स्टार्ट किया ना, हम लोगों को अपना एक प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करना है ना ऐसा इनकी तरह, तो हम लोग वो स्क्विड प्रॉक्सी का यूज करते हैं। हम लिखते हैं एप्ट इंस्टॉल SQUID स्क्विड प्रॉक्सी नहीं है क्या पे? अच्छा स्क्विड चलो रुको, गूगल कर लेते हैं SQUID प्रॉक्सी इंस्टॉल एवर सेटअप डिजिटल, उस पे जाके देख सकते हैं वैसे वो अच्छा है। अच्छा बस स्क्विड करना पड़ता है, ठीक है कोई नहीं। तो ये कमांड आपकी रहेगी इसको करने के लिए जो यहाँ पे है। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एक बारी, 14 MB का कुछ है ये, अभी हो जाएगा ठीक है। इसके इंस्टॉलेशन के बाद ना हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, और उसके बाद इसको इजीली हम लोग ना रन कर सकते हैं अपने नेटवर्क पे, मतलब जो भी हमसे कनेक्टेड है। या फिर अगर हमारे पास एक जैसे EC2 इंस्टेंस है, हमारे पास पब्लिक IP है ना हमारे पास अवेलेबल, तो उसकी मदद से हम लोग अपना एक प्रॉक्सी सर्वर सेटअप कर सकते हैं पूरा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ पे SQUID -, हेल्प देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे। A टू स्पेसिफाई HTTP पोर्ट डिफॉल्ट, देखो ये क्या लिख रहा है 3128 वाला जो पोर्ट नंबर है ना वो स्क्विड प्रॉक्सी का रहता है। इसका यूज आपको HTTP की एक मशीन थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उसके अंदर मिल जाएगा आपको। उसमें क्या है ना, एक मशीन रहती है, मशीन में ये प्रॉक्सी वाला पोर्ट जो होता है इनेबल्ड रहता है। पहले इस पोर्ट से ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, इस प्रॉक्सी से ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो FTP सर्वर रहता है उनको एक्सेस कर पाते हैं उसके FTP सर्वर को हम लोग, ठीक है। तो वो चीज रहती है इसके अंदर, ठीक। जैसे इसको हमने कर लिया, उसके बाद स्टेटस देख सकते हैं हम लोग इसका, उसका कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देख सकते हैं इसकी। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहेंगी हमारी? कॉन्फ़िगरेशन जैसे जितनी भी थी हमारे पास अब तक ETC के अंदर थी, तो इसकी भी ETC के अंदर रहेंगे स्क्विड SQUID, और इसके अंदर रहेगी SQUID.conf। इस फाइल के अंदर हम लोग जाएंगे स्क्विड कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, एनवी से खोलेंगे। देखो यहाँ पे मेरे को कितनी सारी चीजें दिखा रहा है, बट हैशटैग वाले ये जितना भी लाइन्स है ये सारी कमेंट है, ठीक है। तो और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद ये कुछ तो है करने का, तो नहीं है, देखते हैं। देखो ऊपर निकल गया, कुछ ज्यादा ही नीचे आ गए। देखो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दिख रही है आपको अपने को यहाँ पे। ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मतलब क्या है ना, हम लोग थोड़ा सा बता रहे हैं कि कौन कौन से यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन से पोर्ट पे एक्सेस कर सकते हैं। तो कौन कौन से पोर्ट है वो जिनको एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख रहे हैं आपने, ठीक है। यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ है कि ना एग्जाम्पल रूल अलाउइंग एक्सेस फ्रॉम योर लोकल नेटवर्क अडेप्ट टू योर लिस्ट इंटरनल IP ब्राउजिंग शुड बी अलाउड। मतलब कहाँ से किस IP रेंज से अलाउड होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं चाहता हूँ ना कि एक रेंज है मेरे पास, यहाँ पे IP की रेंज मेरे पास WLAN नेटवर्क पे, या फिर AP0 का नेटवर्क है, शायद मैं दिखा देता हूँ मैं IF पे AP0 ये इंटरफेस है। यहाँ पे देखो 12.1 की रेंज के अंदर IPs रहेंगी मेरी, तो मैं लिखूंगा 12.0/16 नहीं 24 लिखूंगा, बिकॉज इसका जो नेट मास्क है ना मेरा, बता चुका हूँ ऑलरेडी ये चीज क्या रहती है नेट मास्क, ठीक है। इसकी मदद से मालूम चल रहा है कि जो लास्ट वाला सेगमेंट है ना ये वेरी करता है, ये वेरी करेगा बस,
और /24 का मतलब भी यही है कि ये जो 24 बिट्स हैं ये नेटवर्क के बिट्स हैं, ये वेरी नहीं करेंगे, बस ये वेरी करेगा आपका 0। ठीक है, तो ये मैंने चेंज करके लिख दिया यहाँ पे। और भी मैं इनको हटा भी सकता हूँ और कुछ और भी सारी चीजें कर सकता हूँ, बट मेरे को जरूरत है नहीं। और इससे कौन कौन से पोर्ट एक्सेसिबल होंगे आपके, ये HTTP, FTP, HTTPS, गोफर, WIS, जो भी है जितने भी सारे पोर्ट्स, ये सारे पोर्ट्स एक्सेसिबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, और देख लेते जरा, और कुछ चेंजेस तो नहीं करने इसके अंदर अपने को। HTTP access deny safe ports, not safe ports, not safe ports, deny connection SL ports। ठीक है, only access cache manager, ठीक है छोड़ो, allow local host, और एंड फाइनली अलाउ ऑल एक्सेस लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपको डिनाई करने रहते हैं ना वो हमने ऊपर लिख दिए, और उसके अलावा जितने भी हैं उनको सबको अलाउ कर दो। मतलब डिनाई किसके किसको करना वो तो हमने स्पेसिफाई कर दिया ऊपर कि यार इसको डिनाई कर दो, इसको अलाउ कर दो, इसको डिनाई कर दो, और उसके बाद जितने भी बचे कुछ हैं उन सबको अलाउ कर दो। तो वो चीज ये लाइन जो है हमारे पास 1555 नंबर पे, लाइन नंबर 1555 है, इस पे स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो इसको जरा रन करके देख लेते जल्दी से हम लोग, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है। SQUID मैं लिखता हूँ, और जरा मैं वापस से हेल्प में देख लेता हूँ इसका कि ऐसा डिफॉल्ट पोर्ट यहाँ पे रहने देते हैं, और तो कुछ नहीं स्पेसिफाई करना है। UDP नहीं, सॉरी, स्पेसिफाई ICP पोर्ट, ये मेरे को मालूम नहीं क्या चीज होती है। चलो ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करते इससे, और इसको करते हैं रन सर्विस SQUID स्टार्ट START सर्विस कमांड की वजह से इस SQUID प्रोक्सी को हमने रन किया। अब जरा nmap से लोकल होस्ट को स्कैन करते हैं, LOCAL-HOST-P 3128। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट पोर्ट यही है इसका, इस पे रन करनी चाहिए। जरा इसको स्कैन करते हैं, बोल रहा है कि हाँ ओपन है, और सर्विस क्या बता रहा है, SQUID HTTP। ठीक है, अब जरा इसको जरा सर्व करके देखते हैं हम लोग खुद ही। 127.0.0.1 यहाँ पे 3128। देखो ऐसा कुछ एरर आना चाहिए था जब आप वो मैंने आईपी दी थी ना आपको, ये वाली 3128 वाली, तो ऐसा कुछ एरर आना चाहिए था आपके पास, तब मैं बताता कि हाँ ये SQUID प्रॉक्सी है। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ से कोई सी भी प्रॉक्सी उठाऊंगा, जैसे मैं ये प्रॉक्सी, ये तो खैर चल नहीं रही है, तो कोई सी भी उठा लूँ मैं यहाँ से, चाहे 80 वाली भी उठा लूँ ना, ये 80 पे लगाता हूँ, ये काम नहीं करेगी यहाँ पे, मतलब कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं देगा। ये जो मेरा जो Fortinet है हमारा, इसने ये ब्लॉक करके रखता है इसको। मेरे को बहुत हंसी आती है इसके ऊपर कभी कभार, मतलब कुछ भी चीज को ब्लॉक कर देता है वो बस YouTube, नेटफ्लिक्स चल रहा है और व्हाट्सएप चल रहा है, बाकी तो सब ब्लॉक किया हुआ इन लोगों ने। ठीक है, तो मैं इसके थ्रू ना ट्रैफिक फ्लो करा सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ना आपको ये अपना पब्लिक आईपी दे करके कि ना ये देखो, ये मेरा पब्लिक आईपी है, ये मेरा पोर्ट है, मेरा पब्लिक आईपी है, और ये मेरा 3128 पोर्ट है ना। अब आप ना मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैं एज अ प्रॉक्सी सर्वर काम कर रहा हूँ, मेरे से कनेक्ट करो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके लिए आपकी वेबसाइट को ऐसे, और फिर आपको रेस्पॉन्स दे दूंगा जो भी मेरे को देना होगा। ठीक है, तो वो काम मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्ल, अभी मेरे पास पब्लिक आईपी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली अपना लोकल आईपी दे देता हूँ, प्रॉक्सी HTTP प्रॉक्सी या फिर HTTPS भी है। ठीक है, HTTP प्रॉक्सी है 127.0.0.1 T128। और यहाँ पे क्या एक्सेस करना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, अरे वो वर्ल्ड वेब कहाँ गई, अच्छा ये वेबसाइट है, ये मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये वेबसाइट मैंने एक्सेस कर ली, यहाँ से ये वेबसाइट मैंने एक्सेस कर ली। अब मेरी बात सुनो, टास्क आपके लिए ये आप लोग करोगे SQUID प्रॉक्सी को जिस तरह से मैंने बस दो लाइन के अंदर इंस्टॉल करी, 2 लाइन के अंदर मैंने सेटअप करी। ठीक है, वो आप करोगे। और ये जो है ना test1.php, इसको आप कर्ल से नहीं करोगे, ये जो भी कहना है यहाँ पे कर्ल से नहीं करोगे, इसको करना है आपको ब्राउजर से। अगर आपने पिछला कंसेप्ट समझ लिया होगा ना कि किस तरह से प्रॉक्सी सेटअप करते हैं, तो आप इस वेबसाइट को आप सर्व करोगे इस प्रॉक्सी को सेटअप करने के बाद ब्राउजर के अंदर। ठीक है, ये टास्क है छोटा सा आप लोगों के लिए, अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज यस लिख दो। आगे ओके, देखो आप लोग क्या करो, अगर पिछला वाला टास्क आप लोगों को समझ में आ गया हो तो
ये जो प्रॉक्सी सर्वर मैंने सेटअप किया है ना 127.0.0.1 अपने लोकल होस्ट पे 3128 पे, इसको आप ब्राउजर के अंदर डालोगे किसी भी तरह से पिछली चीज को देख करके, और इस वेबसाइट को सर्व करोगे, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को। इसको आप कर्ल, जो मैंने कर्ल कमांड लिखी ना, इस कमांड को मत यूज करना बस, ठीक है, सर्व करने के लिए इस वेबसाइट को। जैसे अभी तो सर्व हो गई है, ठीक है, इसने मेरे को रेस्पॉन्स दे दिया, बट आप नहीं यूज करोगे इसका, ठीक है, आप क्या यूज करोगे, ब्राउजर को यूज करोगे। मैं और इजी कर दे रहा हूँ उल्टा आप लोगों के लिए, ठीक है। कर्ल में बोलता आप फिर फ्लैग ढूंढते फिरते ब्राउजर से, सर बर्फशीट से, बर्फशीट से नहीं, बर्फशीट से नहीं, बर्फशीट तो क्या करता है, अपना खुद का एक लिसनर स्टार्ट करता है। अभी हम लोगों ने अपना एक स्क्विड प्रॉक्सी लिसनर बनाया है, ठीक है, हम लोगों ने अपना खुद का एक स्क्विड प्रॉक्सी लिसनर बनाया है, उसके थ्रू फ्लो कराना है ट्रैफिक, ना कि बर्फशीट के थ्रू। जैसे बर्फशीट का जो आपने एड्रेस दिया था ना 127.0.0.1 और 8080, और उसको चेंज करके आपको क्या करना है 3128 कर देना है, ठीक है। इसको मैं लिख करके दे दूंगा, अगर समझ में आ गया हो तो यस लिख दो प्लीज। अच्छा एक और चीज सुनो, अच्छा पहले अपना बताओ अगर समझ में आ गया हो तो। नहीं, इंटरसेप्ट नहीं करना है आपको, बस सर्व करना है, इंटरसेप्ट नहीं करना वेबसाइट के अंदर मोहित, बस आप सर्व कर देना और उसका स्क्रीनशॉट भेज देना दोनों चीजों का, कि आपने कहाँ सेटअप किया प्रॉक्सी को, और हिस्ट्री में मिल जाएगा एक्सेस, ठीक, ठीक है। अच्छा और भी लोग यस लिख दो, जिनको आ गया हो, नहीं आया हो तो नहीं आया हो तो अब तक पूछ लो, कोई जो भी चीज नहीं आई है आपके, ठीक है। हार्दिक एक चीज और सुनो अभी से, ठीक है, जितनी भी प्रॉक्सी होती हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं जो सॉकेट एड्रेस को क्रिएट करते हैं, कभी भी आप ये डिटेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी मतलब कभी भी आप ये डिटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं थोड़ा अच्छे से बात करूँ तो, कि वो जो आईपी सॉकेट है, वो जो सॉकेट एड्रेस है वो प्रॉक्सी का सॉकेट एड्रेस है कि नहीं। जैसे ये जो सॉकेट एड्रेस है ना यहाँ पे इस टाइम पे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं जरा क्लियर कर देता हूँ, इस सॉकेट एड्रेस प्रॉक्सी सेटअप प्रॉक्सी का है कि नहीं, ये आप कभी नहीं कर सकते। तो इसको आप ना, जरूरी नहीं कि इसको आप ब्लॉक कर दो, बट फायरवॉल फिर भी करती है, किस तरह से, तो अभी भी आप ना देखो, मैं तो ये ऐसा भी कर सकता हूँ कि 3128 पोर्ट पे अपना कोई छोटा मोटा वेब एप्लीकेशन रन कर दूं, वेबसाइट रन कर दूं, ऐसा भी तो कर सकता हूँ मैं, जरूरी थोड़ा ना प्रॉक्सी सर्वर रन करूँ मैं, है कि नहीं। बट फिर भी किस तरह से फायरवॉल ब्लॉक करते हैं, चलो इसका ना आंसर आज नहीं देंगे, इसका आंसर कल देंगे, अगर आप लोग ढूंढ सको तो ढूंढ लेना। वैसे एक चीज बताऊं आप लोगों को, इसका आंसर आपको मिल जाएगा मेरे आर्टिकल्स के अंदर, ढूंढ लेना, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत पहले बता चुका हूँ इस चीज को, कि आप कभी भी प्रॉक्सी को डिटेक्ट नहीं कर सकते कि यार प्रॉक्सी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो किस तरह से करते हैं वो लोग इस काम को। वैसे बेसिक आइडिया ही रहता है बस, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी टास्क की तरह समझ सकते हो आप लोग, कि टास्क है, वैसे नहीं है, वैसे टास्क है, पर समझ सकते हो आप कंप्लीट थोड़ा सा करने में, अगर आपको मोटिवेशन मिले इस चीज से तो, ठीक है। ढूंढना किस तरह से करते हैं मेरे को बताना, मेरे को नहीं मतलब सबको बताना डिस्कशन वाले ग्रुप में, कि किस तरह से आप डिटेक्ट करते हो प्रॉक्सी को। अभी वैसे कोई नई टेक्निक आ गई हो 1-2 साल के अंदर तो मेरे को मालूम नहीं, वैसे शायद 2 साल पुराना है जो मैंने लिखा है, ठीक है। अगर सबका क्लियर हो तो प्लीज यस आप लोगों ने लिख ही दिया है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो अभी, नहीं तो फिर एंड करते हैं। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं। काफी अच्छा, आज का जो सेशन था काफी इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों ने नहीं देखा उनको भी बता देना कि आज का ये सेशन देख ले, प्रॉक्सी से रिलेटेड जो भी चीज है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।